हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे नीट की बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर को, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये चैप्टर आपको नॉट ओनली नीट में हाई स्कोरिंग बनाएगा बट बायोलॉजिकल वर्ल्ड को समझने के लिए भी एक सॉलिड फाउंडेशन प्रोवाइड करेगा। तो बिना किसी डिले के लेट्स लाइव इनटू द टॉपिक। फर्स्ट हम थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से रिलेटेड। फर्स्ट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है। सिंपल टर्म्स में अगर कहा जाए कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप में क्लासिफाई करना ताकि उन्हें इजीली स्टडी किया जा सके, इसे ही बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, सिंपल टर्म्स में इसी को कहते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रुप्स में क्लासिफाई कर देना। मैंने लिविंग वर्ल्ड में भी क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर मतलब पूरा का पूरा टेक्सोनॉमी बहुत ही इजी तरीके में समझाया था, और यहाँ पे भी मैं समझा रही हूँ कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रुप में क्लासिफाई कर देना ही बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है। लिविंग वर्ल्ड इतना डाइवर्स है और ये क्लासिफिकेशन हमें इस कॉम्प्लेक्सिटी को सिस्टमेटिकली समझने में मदद करता है। हम सबको पता है कि लिविंग वर्ल्ड बहुत ही डाइवर्स है, कितने सारे ऑर्गेनिजम्स है वर्ल्ड में। एक एक ऑर्गेनिजम्स को डिटेल स्टडी करना ये किसी भी एक ह्यूमन बीइंग के लिए पॉसिबल नहीं है, किसी भी एक सिंगल पर्सन के लिए पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ को सिस्टमैटिक तरीके में समझने के लिए हम सिंपल ईजी तरीके से क्लासिफिकेशन करते हैं, ग्रुप में क्लासिफाई करते हैं, यानी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, जिससे चीज़ों को समझना, ऑर्गेनिज्म की स्टडी आसान हो जाए हम सब के लिए। ठीक है, अब आज हम बात करेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में, जो आर.एच. व्हिटेकर ने 1969 में पर्पस किया था। ये किंगडम में डिवाइड करता है, ये क्लासिफिकेशन सिस्टम लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम्स में डिवाइड करता है बेस्ड ऑन सेल स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और अदर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, तो अब हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बात करेंगे। लिविंग वर्ल्ड में हमने बहुत बेसिक चीज़ों की बात की थी, टैक्सोनॉमी से रिलेटेड, टैक्सोनॉमी हायरार्की पढ़ा था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। नाउ इस चैप्टर में हम बेसिकली क्लासिफिकेशन पोर्शन में हम सिर्फ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे जो आर.एच. व्हिटेकर ने दिया था 1969 में। ठीक है, आर.एच. व्हिटेकर ने, रॉबर्ट व्हिटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में क्लासिफाई किया था, लिविंग ऑर्गेनिज्म को। और ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हमारे लिए बहुत फाउंडेशन बेस हो जाता है, बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है पूरी बायोलॉजी को समझने के लिए। ठीक है, उन्होंने ये जो डिवीज़न किया था, ये जो क्लासिफिकेशन किया था, मैंने पहले भी बताया था, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे साइंटिस्ट जो थे वो क्लासिफाई करते थे। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे, मतलब बाहर से दिखने वाले कैरेक्टर के बेसिस पे। तो वो कैरेक्टर कौन कौन सा था? सेल स्ट्रक्चर था, सेल का स्ट्रक्चर देखते थे, उनका न्यूट्रिशन इनटेक करने का मोड देखते थे, रिप्रोडक्शन देखते थे, और दूसरे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देखते थे क्लासिफिकेशन के लिए। अब हम एक काम अब हम यहाँ पे एनसीईआरटी थोड़ा सा रीड करेंगे। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपके लिए ये प्रोसेस जो है, बच्चों को बहुत टफ लगता है एनसीईआरटी रीड करना, मैं इस प्रोसेस को थोड़ा सिंपलर करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं रीड कर रही हूँ, समझा रही हूँ, ताकि आप लोग सुनो और सुनकर दिमाग में बैठा लो इस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को। ओके, स्टार्ट करते हैं रीडिंग करना। फर्स्ट जो है चैप्टर का स्टार्टिंग वो दिया है, सिंस द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन देयर हैव बीन मेनी अटेम्प्ट्स टू क्लासिफाई लिविंग ऑर्गेनिज्म। जब से सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ तब से बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए गए लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए। अलग अलग साइंटिस्ट अपना अलग अलग अटेम्प्ट दिए। ठीक है, इट वॉज डन instinctively, not using criteria that were scientific but born out of a need to use organism for our own use, for food, shelter and clothing. ठीक है, ये जो था ये किसी क्राइटेरिया को यूज़ करके क्लासिफिकेशन नहीं हो रहा था, किसी मतलब साइंटिफिक क्राइटेरिया, मतलब कोई साइंटिस्ट एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया या पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन नहीं दिए थे कि हमें इसी बेसिस पे क्लासिफिकेशन करना है। पर जो पीपल थे उस टाइम पे
वो ऑर्गेनिज्म को यूज़ अपने तरीके से कैसे यूज़ करते हैं, अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग, अपने यूज़ के लिए ऑर्गेनिज्म को किस तरह से क्लासिफाई करते हैं, उस तरीके पे वो बेस्ड था। जैसे कि वो पहले के लोग क्या करते थे कि ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए उनका फूड, शेल्टर और क्लोथिंग देखते थे। तो अपने फ़ायदे के लिए, अपने यूज़ के लिए, अपनी ज़रूरत के लिए लोग क्लासिफिकेशन करते थे ऑर्गेनिज्म का, कोई साइंटिफिक क्राइटेरिया नहीं था। Aristotle was the earliest to attempt a more scientific basis for classification. तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो था वो सबसे पहले अरिस्टोटल ने अटेम्प्ट किया था, अरिस्टोटल ने दिया था, अरिस्टोटल ने सबसे पहले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया था। ही यूज सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स टू क्लासिफाई प्लांट्स इनटू ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स। तो अरिस्टोटल ने जो था, मैंने पहले भी कहा था कि क्लासिफिकेशन जो था वो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे हो रहा था। तो अरिस्टोटल ने सबसे पहले स्टार्ट किया था क्लासिफिकेशन करना सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे। जैसे कि प्लांट्स को उन्होंने ट्रीज में क्लासिफाई किया, श्रब्स में क्लासिफाई किया, हर्ब्स में क्लासिफाई किया। ठीक है। ही ऑल्सो डिवाइडेड एनिमल्स इंटू टू ग्रुप्स, दोज विच हैड रेड ब्लड एंड दोज दैट डिड नॉट। ठीक है, उन्होंने एनिमल को भी दो ग्रुप्स में डिवाइड किया, रेड ब्लडेड एनिमल और कोल्ड ब्लडेड एनिमल। ठीक है, तो ये दो ग्रुप्स में एनिमल को उन्होंने डिवाइड किया। फिर अरिस्टोटल के अटेम्प्ट के बाद हमारे कार्ल लिनेनियस जी ने हमें बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी दिया। ठीक है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को भी कार्ल लिनेनियस ने प्रपोज किया था। ओके, तो लिनेनियस ने हमें टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। अरिस्टोटल आए, उन्होंने सिर्फ सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस में प्लांट और एनिमल को डिवाइड किया, लेकिन लिनेनियस जब आए तो उन्होंने टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। कौन कौन सा किंगडम दिया उन्होंने? प्लांट और एनिमल। ठीक है, प्लांट और एनिमल, ये दो किंगडम दिया, जिसमें सारे प्लांट्स और एनिमल्स, सारे तरह के जितनी भी वैरायटीज ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उन सबको उस किंगडम में इंक्लूड कर दिया। ठीक है, दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। ये जो सिस्टम था, ये जो दो किंगडम लिनेनियस ने दिया, ये जो सिस्टम था वो बिल्कुल भी यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स को डिस्टिंग्विश नहीं कर रहा था, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर को डिस्टिंग्विश नहीं कर रहा था, फोटोसिंथेटिक नॉन फोटोसिंथेटिक को डिस्टिंग्विश नहीं कर रहा था, कुछ भी डिफरेंस ही नहीं रख रहा था इस सिस्टम में। मतलब प्लांट में सारे मल्टीसेलुलर, सारे यूनिसेलुलर, सारे फोटोसिंथेटिक, सारे नॉन फोटोसिंथेटिक, सब के सारे प्लांट्स प्लांट किंगडम में रख दिए गए और सारे के सारे एनिमल्स किंगडम में रख दिए गए। तो कोई यहाँ पे डिफरेंस नहीं था किसी चीज़ में, किसी फीचर में। ठीक है, तो ये जो था वो टू किंगडम क्लासिफिकेशन लास्ट में फेल ही हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे कोई डिफरेंसेस नहीं समझ में आता किसी को। Classification of organism into plants and animal were easily done and was easy to understand. But a large number of organisms did not fall into either category. Hence, the two kingdom classification used for a long time was found inadequate. ठीक है, तो वही प्रॉब्लम था यहाँ पे, कुछ डिफरेंसेस लोगों को समझ में नहीं आते थे, कौन यूनिसेलुलर है, कौन मल्टी सेलुलर है, किसका कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, किसका रिप्रोडक्शन कैसे होता है, कौन फोटोसिंथेटिक है। तो यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस समझ नहीं आ रहे थे, क्योंकि सारे तरह के प्लांट जो थे वो प्लांट किंगडम में थे और सारे तरह के एनिमल्स जो थे वो एनिमल किंगडम में थे। तो इसीलिए यहाँ जो था टू किंगडम क्लासिफिकेशन ज़्यादा दिन तक यूज़ नहीं किया गया और इसे गलत साबित कर दिया गया। Beside gross morphology, a need was also felt for including other characteristics like cell structure, nature of wall, mode of nutrition, habitat, method of reproduction, evolutionary relationship, etc. तो ग्रॉस मॉर्फोलॉजी के अलावा भी, मतलब ग्रॉस मॉर्फोलॉजी के अलावा भी उस टाइम के लोगों को लगा कि हमें कुछ और चीज़ें और कैरेक्टरिस्टिक्स भी इंक्लूड करना चाहिए, जैसे कि सेल स्ट्रक्चर, सेल का कैसा स्ट्रक्चर है, उस सेल के जो वॉल होते हैं, जो सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल जो होता है, वो जो वॉल का नेचर है वो कैसा है, उनके न्यूट्रिशन लेने का मोड कैसा है, उनका हैबिटेट कैसा है, वो कैसे हैबिटेट में रहना पसंद करते हैं, उनके रिप्रोडक्शन का मेथड क्या है, सेक्सुअल है या असेक्सुअल है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
कि उनका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है, इवोल्यूशन उनका कैसे 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 हुआ है, इन सब चीज़ों को, इन सब कैरेक्टरिस्टिक्स को भी उन्हें ऐसा लगा कि इंक्लूड करना चाहिए. सो क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव हेंस अंडरगोन सेवरल चेंजेस ओवर द टाइम. तो क्लासिफिकेशन सिस्टम में जो था लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उसमें सालों दर सालों बहुत सारे चेंजेस आए टाइम टाइम के हिसाब से. Though plant and animal kingdoms have been a constant under all different systems, the understanding of what groups and organisms be uh, included under these kingdoms have been changing. The number and nature of other kingdoms have also been understood differently by the different scientists over the time. मतलब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है बेसिकली, कि जो प्लांट और एनिमल किंगडम जो है वो तो कांस्टेंट है हर डिफरेंट सिस्टम में. जितने भी सिस्टम बनाए गए सारे सिस्टम में प्लांट और एनिमल किंगडम कांस्टेंट है, पर उनका जो ग्रुप्स और ऑर्गेनिज्म को अंडरस्टैंड करने का जो तरीका है वो चेंज हो रहा है. जो नेचर है, अलग अलग किंगडम का नेचर है, नंबर है, वो चेंज हो रहा है. वो अलग अलग साइंटिस्ट अपना अलग अलग व्यू दे रहे हैं, अपना अलग अलग ओपिनियंस दे रहे हैं टाइम के हिसाब से. ठीक है, तो यहाँ पे टू किंगडम क्लासिफिकेशन फेल ही हुआ. टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद साइंटिस्ट जो थे वो गलतियों से सीख कर, उस जो किए गए गलतियों से सीख कर उन्होंने और भी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को इंक्लूड किया क्लासिफिकेशन में. फिर थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन आया जो अर्नस्ट हैकेल ने दिया था. अर्नस्ट हैकेल ने बायोजेनिक लॉ भी दिया था इवोल्यूशन में. यहाँ पे मैंने इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कैरेक्टरिस्टिक्स को इंक्लूड किया है. तो अर्नस्ट हैकेल ने इवोल्यूशन वाले चैप्टर में बायोजेनिक लॉ भी दिया था. चैप्टर को एक दूसरे के साथ लिंक करके पढ़ना है, ओके, ताकि एट द एंड कोई कंफ्यूजन ना हो. हर एक चैप्टर में हर एक चीज़ को लिंक करके पढ़ो तो इंटरेस्टिंग लगेगा. अभी जब हम इवोल्यूशन चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे बायोजेनिक लॉ में हम अर्नस्ट हैकेल पढ़ेंगे कि अर्नस्ट हैकेल ने बायोजेनिक लॉ दिया था. ठीक है, अर्नस्ट हैकेल ने यहाँ पे थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है, जिसमें उन्होंने तीसरा किंगडम किसे लिया, प्रोटिस्टा को. प्रोटिस्टा किंगडम, फिर प्लांटे किंगडम, फिर एनिमलिया किंगडम. ओके, नेक्स्ट पेज पे अगर बात करें, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद आया हमारे पास फोर किंगडम क्लासिफिकेशन जो कोपलैंड ने दिया था. ये जो है थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, ये मैं एक्स्ट्रा तुम्हें बता रही हूँ कि फोर किंगडम क्लासिफिकेशन कोपलैंड ने दिया है. फोर किंगडम में मोनेरा इंक्लूड हुआ था. ठीक है, लोगों ने अपनी गलतियों से सीखा, कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को इंक्लूड किया, क्लासीफाई किया. ठीक है, इस तरह से मोनेरा इंक्लूड हुआ फोर्थ किंगडम में. मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटे, एनिमलिया. एट द एंड रॉबर्ट विटेकर ने देन फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया 1969 में, और इसे सबसे परफेक्ट, सबसे सही माना गया. और हम आज भी फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को ही पढ़ रहे हैं. ठीक है, तो आर एच विटेकर ने 1969 में फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन पर्पस किया, जिसमें उन्होंने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी को, फाइव किंगडम में फंगी को इंट्रोड्यूस किया गया. थ्री किंगडम में प्रोटिस्टा इंक्लूड किया गया, फोर्थ किंगडम में मोनेरा को इंक्लूड किया गया, और फिफ्थ किंगडम में विटेकर ने फंगी को इंक्लूड किया. ठीक है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे, एनिमलिया, ये ऑर्डर भी याद रखिएगा. ठीक है, main criteria for classification used by him according cell structure, body organization, mode of nutrition, reproduction and phylogenetic relationship. अब यहाँ पे एक नया आया, यहाँ पे phylogenetic relationship इंक्लूड हुआ है. ठीक है, आर एच विटेकर ने सेल का स्ट्रक्चर देखा, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन देखा, न्यूट्रिशन का मोड देखा, रिप्रोडक्शन देखा, जो पहले भी हम लोग देख रहे थे. ठीक है, लिनेनियस ने भी ये सब कुछ देखा था. ठीक है, लेकिन विटेकर ने नया क्या देखा, विटेकर ने फाइलोजेनिक रिलेशनशिप देखा. ठीक है, और अर्नस्ट हैकेल ने नया क्या देखा, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखा. तो ये दो जगह पे डिफरेंसेस है. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है. ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इस टेबल में थोड़ी एडिटिंग भी की है. तो ये टेबल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. आर एच विटेकर ने ये फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, इस कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे उन्होंने क्लासीफाई किया था. जैसे कि सबसे पहला कैरेक्टर था सेल का टाइप, सेल कैसा है, सेल का टाइप कैसा है. तो मोनेरा जो है वो प्रोकैरियोटिक है.
ठीक है। सिर्फ मोनेरा मोनेरा में बैक्टीरिया आते हैं, ठीक है। मोनेरा किंगडम में सारे सारे तरह का बैक्टीरियास आते हैं। तो मोनेरा का जो सेल टाइप है वो प्रोकैरियोटिक्स है। बाकी प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे, एनिमलिया, इन सब का सेल टाइप यूकैरियोटिक है। ओके। नेक्स्ट अगर सेल के वॉल की बात करें तो मोनेरा का जो सेल वॉल है, मोनेरा में बैक्टीरिया होता है, तो बैक्टीरिया में जो सेल वॉल होता है वो नॉन सेलुलोसिक होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया है सेल वॉल के बारे में कि बैक्टीरिया यानी मोनेरा का सेल वॉल जो होता है पॉलीसेकेराइड और अमाइनो एसिड से बनता है, या पेप्टाइडोग्लाइकेन, नाग और नाम से बनता है। ठीक है, ये हम सेल बायोलॉजी में भी इस चीज़ को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे सेल वॉल के बारे में, पर यहाँ पे एक छोटू सा इन्फॉर्मेशन मैं अटैच कर रही हूँ कि मोनेरा का जो सेल वॉल होता है पॉलीसेकेराइड अमाइनो एसिड से बनता है, यानी पेप्टाइडोग्लाइकेन, नाग और नाम से बनता है। ये हेट्रोपॉलीसेकेराइड होता है, ठीक है, हेट्रोपॉलीसेकेराइड होता है, क्योंकि यहाँ पे दो तरह के पॉलीसेकेराइड का यूज़ किया गया है, दो तरह के शुगर का यूज़ किया गया है, ठीक है, तो ये हेट्रोपॉलीसेकेराइड है। प्रोटिस्टा जो होता है, प्रोटिस्टा में कुछ कुछ प्रोटिस्टा में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, कुछ प्रोटिस्टा में नहीं होता है। फंगी का जो सेल वॉल होता है वो काइटिन का सेल वॉल होता है जो होमोपॉलीसेकेराइड होता है, क्योंकि इसमें एक ही पॉलीसेकेराइड यूज करते हैं, नाग। मोनेरा वाले में नाग और नाम दो पॉलीसेकेराइड यूज करता है, तो हेट्रोपॉलीसेकेराइड हो गया। फंगी में सिर्फ नाग होता है तो होमोपॉलीसेकेराइड होता है। फंगी का सेल वॉल काइटिन से बनता है। प्लांटी का सेल वॉल सेलुलोज से बनता है, और एनिमलिया में सेल वॉल नहीं होता, सेल मेम्ब्रेन होता है। ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, तो बैक्टीरिया में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगा। बाकी प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे, एनिमलिया, इन सब में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। ट्रू न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो मोनेरा जो होता है यूनिसेलुलर होता है, प्रोटिस्टा भी यूनिसेलुलर होता है, ठीक है, पर फंगी, प्लांटी और एनिमलिया ये सब जो होता है मल्टी सेलुलर होता है। फंगी कुछ कुछ फंगी जो होता है एक्सेप्शन केस होता है फंगी में कि फंगी मल्टी सेलुलर होता है, पर एक्सेप्शन में यूनिसेलुलर भी होता है जिसमें ईस्ट आता है। फंगी का एक एग्जांपल है ईस्ट जो यूनिसेलुलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो एक्सेप्शन वाले क्वेश्चंस होते हैं ना वो बहुत आते हैं नीट में। तो ईस्ट जो है फंगी वो यूनिसेलुलर है, एकमात्र ऐसा फंगी ईस्ट है जो यूनिसेलुलर होता है, बाकी सब मल्टी सेलुलर होते हैं इस फंगी में। नेक्स्ट अगर मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो मोनेरा में जो मोड है वो ऑटोट्रॉफिक है, ठीक है। मोनेरा जो है वो ऑटोट्रॉफिक है, बैक्टीरिया अपना खाना खुद बनाते हैं, वो डिपेंडेंट नहीं रहते, ठीक है। तो मोनेरा ऑटोट्रॉफिक है। और हेट्रोट्रॉफिक भी होते हैं। ऑटोट्रॉफिक में केमोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक करते हैं, और हेट्रोट्रॉफिक में सैप्रोफाइटिक पैरासाइटिक होते हैं। इसका हम डिटेल अभी आगे हम पढ़ेंगे। और प्रोटिस्टा में ऑटोट्रॉफिक होता है, फोटोसिंथेटिक और हेट्रोट्रॉफिक भी होते हैं। फंगी जो होते हैं वो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, वो डिपेंडेंट ही होते हैं, सैप्रोफाइटिक या पैरासाइटिक के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो मोनेरा प्रोटिस्टा जो है ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक दोनों है मोनेरा प्रोटिस्टा, लेकिन फंगी हेट्रोट्रॉफिक होता है, एनिमलिया हेट्रोट्रॉफिक होता है, सबको पता है होलोजोइक नेचर का होता है। और प्लांटे जो होता है वो ऑटोट्रॉफिक होता है। प्लांट और एनिमल में तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा ऑटोट्रॉफ हेट्रोट्रॉफ में। फंगी हेट्रोट्रॉफिक होता है, ये याद रखना है। और मोनेरा प्रोटिस्टा ऑटोट्रॉफ हेट्रोट्रॉफ दोनों होते हैं। तो अब हम इसके डिटेल एक्सप्लेनेशन में यहाँ पे आते हैं, एनसीईआरटी रीडिंग करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है इस पैराग्राफ में, द 3 डोमेन सिस्टम हैज ऑल्सो बीन पर्पस दैट डिवाइड द किंगडम मोनेरा इनटू 2 डोमेन, leaving the remaining eukaryotic kingdoms in the third domain, and thereby a 6 kingdom classification. You will learn about this system in detail at higher class, ठीक है। तो यहाँ पे 3 डोमेन सिस्टम को प्रपोज किया गया जो किंगडम को डिवाइड कर रहा है मोनेरा को 2 डोमेन्स में, और बाकी सारी यूकैरियोटिक किंगडम्स को तीसरे डोमेन में रखा गया, ठीक है। Let us look at this 5 kingdom classification to understand the issue and consideration that influence the classification system. Earlier classification system include bacteria, blue-green algae, fungi, mosses, ferns, gymnosperm and the angiosperm under plants. तो पहले क्या किया गया था, पहले के क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्या किया गया था कि बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे, फंगी, मोजेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन सबको प्लांट्स के अंदर रख दिया गया था। But the characters that unify this whole kingdom was that all the organism include had a cell wall in their cells. पर यहाँ पे जो कैरेक्टर यूनिफाई किया गया था पूरा किंगडम के लिए वो था कि सेल्स में सेल वॉल होता है, ठीक है, सारे सेल में सेल वॉल्स होता है। दिस प्लेस टुगेदर ग्रुप विच वाइडली डिफर इन अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। पर यहाँ पे जो जो चीज़ें रखा गया था इस किंगडम में, प्लांट किंगडम में, वो उसमें से
हर एक कैरेक्टरिस्टिक जो था वो डिफरेंट था. इट ब्रॉट टुगेदर द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड द ब्लू ग्रीन एल्गे विद अदर ग्रुप विच वेर यूकैरियोटिक. यहाँ पे क्या गलती किया गया था कि प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गे को दूसरे ग्रुप यूकैरियोटिक के साथ रख दिया गया था. इट ऑल्सो ग्रुप टुगेदर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म वंस. ठीक है, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर के साथ भी रख दिया गया था. तो ये यहाँ पे गलत किया गया था. जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, क्लेमाडोमोनास एंड स्पाइरोगैरा वे प्लेस टुगेदर अंडर एल्गे. अब क्लेमाडोमोनास और स्पाइरोगैरा दोनों को एल्गे में रख दिया गया. तो यहाँ पे तो इन दोनों का मतलब फीचर्स तो डिफरेंट है ना, एक साथ कैसे ये एल्गे में रह सकते हैं. The classification did not differentiate between heterotrophic group fungi and autotrophic green plants. तो एल्गे में रखने की वजह से ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक फंगी को बीच में डिफरेंस ही नहीं आ रहा था, डिफरेंस ही समझ में नहीं आ रहा था. तो यहाँ पे उन्हें अपनी गलती समझ में आई. ठीक है, यहाँ पे उन्हें अपनी गलती समझ में आई और फिर उसे ठीक किया गया. नेक्स्ट पेज में हम चलते हैं. when the fungi were placed in separate kingdom fungi. तो इस वजह से यहाँ पे इस गलती को समझकर फंगी का किंगडम जो था वो डिफरेंट कर दिया गया. विटेकर ने फंगी का किंगडम डिफरेंट कर दिया. ठीक है, ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वे ग्रुप टुगेदर इन द किंगडम मोनेरा. जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे उनको मोनेरा किंगडम में रख दिया गया. जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे उनको प्रोटिस्टा में रख दिया गया. किंगडम प्रोटिस्टा जो था वो एज ब्रॉट टुगेदर क्लेमेडोमोनास और कोलेरा अर्लियर प्लेस्ड इन एल्गे विद इन प्लांट्स एंड बोथ हैविंग सेल वॉल. तो यहाँ पे जो किंगडम प्रोटिस्टा में क्लैमाडोमोनास और कोलेरा को एक साथ रख दिया गया, जबकि पहले जो था इन्हें एल्गे में रखा गया था प्लांट्स के अंदर, क्योंकि इसमें दोनों में सेल वॉल होता है. विथ पैरामीशियम एंड अमीबा which were earlier placed in the animal kingdom which lack cell wall. ठीक है, पैरामीशियम अमीबा को भी पहले एनिमल किंगडम में रख दिया गया था जबकि उसमें सेल वॉल होता ही नहीं है. ठीक है, समझ में आया. मतलब क्लेमेडोमोनास और कोलेरा को पहले प्लांट्स में रखा गया था, लेकिन प्लांट्स पे सेल वॉल होता है, पर इन दोनों के पास सेल वॉल नहीं था. और पैरामीशियम अमीबा को एनिमल किंगडम में रख दिया गया था, जबकि पैरामीशियम अमीबा के पास तो सेल वॉल होता है और एनिमल किंगडम में तो सेल वॉल नहीं होता ना. तो यहाँ पे ये डिफरेंसेस आ रहा था, इसलिए इन सबको पुट टुगेदर प्रोटिस्टा किंगडम में रख दिया गया. ठीक है, this happened because the criteria for classification are changed. This kind of changes will take place in future too, depending on the improvement in our understanding of characteristics and evolutionary relationship. ठीक है, अब तो ये सारी गलतियों को समझकर पढ़ के स्टडी करके सारी गलतियों को ठीक किया गया. लेकिन ऐसा नहीं कि ये फिक्स्ड है, पर अभी के लिए परफेक्ट है, पर आगे जब भी टाइम के हिसाब से फ्यूचर में अगर कुछ इम्प्रूवमेंट किया जाएगा इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को देखकर, तो वो किया जा सकता है. ठीक है, over time an attempt has been made to evolve a classification system which reflect not only the morphological, physiological and reproductive similarity but it also phylogenetic. ठीक है, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस. यहाँ पे हम ये बता रहे थे कि टाइम के साथ साथ बहुत सारे अटेम्प्ट किए जाएंगे क्लासिफिकेशन सिस्टम को इवॉल्व करने के लिए. अभी सिर्फ पहले मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर देखा गया, फिर फिजियोलॉजिकल, फिर रिप्रोडक्टिव, अब फाइलोजेनेटिक भी देखा जाता है, यानी रिवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी देखा जाता है. ठीक है, तो ये टाइम के साथ साथ किंगडम जो है वो और भी ज़्यादा क्लासीफाई हो सकता है. तो अब हम इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मोनेरा प्रोटिस्टा फंगी जो विटेकर ने दिया था. अब इस चैप्टर में हम मोनेरा प्रोटिस्टा फंगी पढ़ेंगे 3 किंगडम, और प्लांटेर एनिमलिया जो है हम अगले नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसका पूरा सेपरेट चैप्टर है, चैप्टर 3 और चैप्टर 4, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट भी है. तो उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट. ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं किंगडम मोनेरा, जो कि हमारा पहला किंगडम है.
ठीक है। इस किंगडम में प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं सारे। इस किंगडम में सारे ही ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक है, मतलब इनके सेल में न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते। ठीक है। प्रोकैरियोटिक होने की वजह से प्रोकैरियोटिक सेल्स में ना ही ट्रू न्यूक्लियस होता है, ना ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं। ठीक है। यहाँ पे मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल्स होते हैं। तो यहाँ पे आपको बैक्टीरिया मिलेंगे जो सबसे पुराने ऑर्गेनिज्म है। बैक्टीरिया को हम आगे आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में डिवाइड करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे बैक्टीरिया, मोनेरा किंगडम में सिर्फ सारे की सारी बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना है। बैक्टीरिया में भी दो मेन बैक्टीरिया डिवाइड किया गया है, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। ठीक है। आर्की बैक्टीरिया जो होता है वो बहुत स्पेशल तरह का बैक्टीरिया होता है जो एक्सट्रीम कंडीशन में भी सर्वाइव कर जाता है। जैसे कि बहुत ही सॉल्ट लविंग कुछ बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि हैलोफाइल बोलते हैं। ये जो नाम है वो याद करके रखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉल्ट लविंग बैक्टीरिया हैलोफाइल्स होते हैं, हीट और एसिड लविंग बैक्टीरिया थर्मो एसिडोफाइल्स होते हैं, और मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया मिथेनोजेंस होते हैं। तो ये जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में भी रह लेते हैं, बहुत सॉल्टी वाटर में, बहुत हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन में। ठीक है। नेक्स्ट आता है यू बैक्टीरिया, जो बहुत ही कॉमन बैक्टीरिया होता है, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करता है। ठीक है। साइनोबैक्टीरिया जो होता है वो फोटोसिंथेसिस करता है, यानी हमारा ब्लू ग्रीन एल्गे, ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस करता है। और इसके अभी हम डिटेल एनसीईआरटी में पढ़ेंगे इसका लाइन बाय लाइन। तो मोनेरा किंगडम से स्टार्ट करते हैं। तो बैक्टीरिया जो होता है वो सोल मेंबर होता है मोनेरा किंगडम का। यहाँ पे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। बैक्टीरिया जो होता है वो हर जगह होता है, हमारे आसपास में भी बहुत सारे बैक्टीरिया होंगे जो हमें नेकेड आई से नहीं दिख सकते पर हैं। ठीक है। हज़ारों बैक्टीरिया जो होते हैं वो सॉइल में होते हैं, सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। दे ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट सच एज हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट, स्नो एंड डीप ओशन विच वे वेरी फ्यू अदर लाइफ फॉर्म्स कैन सर्वाइव। ठीक है। तो बहुत सारे बैक्टीरिया मिट्टी में होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया एक्सट्रीम हैबिट्स में होते हैं, हॉट स्प्रिंग, डिजर्ट, स्नो, डीप ओशन, हर जगह ही बैक्टीरियाज होते हैं। ठीक है। जहाँ पे हम देख भी नहीं सकते, हमें दिखाई भी नहीं देते, उस जगह पे भी बैक्टीरियाज होते हैं। मोस्ट मेनी ऑफ देम लिव इन और अदर ऑर्गेनिजम्स एज पैरासाइट। बहुत सारे बैक्टीरिया दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर रहते हैं पैरासाइट की तरह। तो बैक्टीरिया जो होता है मेनली ग्रुप होता है 4 कैटेगरी में, शेप के बेसिस पे हम बैक्टीरिया को 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोकस अगर स्फेरिकल शेप का है, अगर बैक्टीरिया स्फेरिकल शेप का है तो उसको हम कोकस बोलेंगे। जैसे कि ये वाला डायग्राम देखो, पहला वाला डायग्राम लिखा हुआ है, छोटा छोटा जो है स्फेरिकल शेप का, गोल गोल आकार का है, तो उसको कोकस बोलेंगे। ठीक है। दूसरा पिक्चर देखो, रॉड शेप का है, अगर ये रॉड शेप का होगा तो उसको बैक्यूलस बोलेंगे। ठीक है। और इसमें जो होता है उसमें स्पोर भी होता है रिप्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट थर्ड जो है वो कॉमा शेप का, ये जो लास्ट वाला जो है कॉमा शेप का, कॉमा शेप वाला जो होता है उसको विब्रियो बोलते हैं। ठीक है, विब्रियो बोलते हैं। और नेक्स्ट जो है वो स्पाइरल शेप का अगर होगा, स्पाइरल शेप का, तो उसको स्पिरुलियम बोलेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा मैंने नोट दिया है, ये जो स्पाइरल शेप का है स्पिरुलियम, इसमें जो होते हैं, इसमें ये जो पेड़ पत्ते जैसे दिख रहे हैं, झाड़ जैसे, ये वाले, ये जो दिख रहा है डाल, ये जो होता है इसको फ्लैजेला बोलते हैं। फ्लैजेलम, ये जो है फ्लैजेला प्रोटीन से बना है, फ्लैजेलम है। ये हम सेल बायोलॉजी में भी इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो होता है ये फ्लैजेलम है, फ्लैजेला प्रोटीन से बनता है। इसमें 3 पार्ट होते हैं, बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। ये 3 बॉडी पार्ट होता है, बेसल बॉडी, हुक, फिलामेंट, फ्लैजेलम में। सेल बायोलॉजी में डिटेल में आएगा। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। ये 4 कैटेगरी हो गया बैक्टीरिया का शेप के बेसिस में। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही सिंपल होता है। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर जितना ही सिंपल होता है उतना ही वो कॉम्प्लेक्स होता है बिहेवियर में, कंपेयर टू मेनी अदर ऑर्गेनिज्म। दूसरे ऑर्गेनिज्म से अगर कंपेयर करें तो बैक्टीरिया जो होता है वो एक ऐसा ग्रुप है जो बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करता है कंपेयर टू अदर ऑर्गेनिज्म। इसका ये देखने में बहुत सिंपल होता है लेकिन इसका जो बिहेवियर है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है।
कुछ बैक्टीरिया जो होता है वो ऑटोट्रॉफिक होता है, हम पहले भी बताए थे कि चार्ट में जो टेबल था उसमें भी लिखा हुआ था कि मोनेरा जो होता है ऑटोट्रॉफ्स भी होते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स भी होते हैं। तो कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ऑटोट्रॉफिक वाले अपना खाना खुद बनाएंगे, तो वो अपना खाना जो होते हैं इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से सिंथेसिस करते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से ऑर्गेनिक फूड में सब सिंथेसिस करते हैं अपना खाना, ठीक है। दे और ऑटोट्रॉफिक वाले जो होते हैं वो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं और केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक मतलब जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से, मतलब डायरेक्टली वो जो फोटोसिंथेसिस होता है जैसे कि सन से ऑर्गेनिक फूड बना लेना। और केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक जो होगा, यहाँ पे मैंने लिखा है केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक, केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक में केमिकल एनर्जी का यूज करके नाइट्राइड नाइट्रेट्स का ऑक्सीडेशन करके एटीपी प्रोडक्शन करना। तो ये एटीपी जो होता है उस बैक्टीरिया का खाना हो जाता है। जैसे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन जो बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं सॉइल लेग्यूम्स के सॉइल में, तो वो जो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होता है वहाँ पे नाइट्राइल्स नाइट्रेट्स का ऑक्सीडेशन करके केमिकल एनर्जी का यूज करके वो लोग एटीपी प्रोडक्शन करते हैं। तो ये जो हो गया केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरियाज हो गए, ठीक है। ये दो तरह के ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं। नेक्स्ट जो होता है बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया जो होता है वो हेटेरोट्रॉफ्स होता है, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं या डेड ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड होते हैं खाने के लिए। जैसे कि एग्जांपल हो जाएगा, अगर ऑक्सीजेनिक की बात करें तो ऑक्सीजेनिक में ब्लू ग्रीन एल्गे आ जाता है हमारे, यानी साइनोबैक्टीरिया, एनाबेना, नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया। ये जो एग्जाम्पल है वो बहुत अच्छे से याद करना। ब्लू ग्रीन एल्गे, एनाबेना, नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया, ठीक है। और एनऑक्सीजेनिक में अगर बात करें तो आरसीबी या आरबीसी से याद कर सकते हो, रोडोस्पेरिलियम, क्लॉस्ट्रिडियम और बैक्टीलस। ये जो है एनऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया, मतलब इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। एनऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया में आरबीसी याद रखना, रोडोस्पेरिलियम, बैक्टीलस, क्लॉस्ट्रिडियम। और ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया में ब्लू ग्रीन एल्गे याद रखना, एनाबेना, नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया, ठीक है। नेक्स्ट हम बैक्टीरिया के दो मेजर टाइप्स की बात करते हैं। फर्स्ट है आर्की बैक्टीरिया। तो आर्की बैक्टीरिया जो होता है, मैंने पहले भी इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा बता दिया कि ये जो होते हैं बहुत हार्श हैबिटेट्स में रह लेते हैं, एक्सट्रीमली सॉल्टी एरियाज में रह लेते हैं, हॉट स्प्रिंग में रह लेते हैं, मार्शी एरियाज में रह लेते हैं, हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल, मेथानोजेंस के फॉर्म में, ठीक है। तो आर्की बैक्टीरिया जो होता है वो दूसरे बैक्टीरिया से डिफरेंट होता है। क्यों? आर्की बैक्टीरिया में, आर्की बैक्टीरिया का जो सेल वॉल स्ट्रक्चर होता है वो बहुत अलग होता है। आर्की बैक्टीरिया का सेल वॉल स्ट्रक्चर बहुत डिफरेंट होता है और ये इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। आर्की बैक्टीरिया एक्सट्रीम हैबिट में सर्वाइव कर जाता है। क्यों? क्योंकि उनका सेल वॉल जो स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है दूसरे बैक्टीरिया से। उनका सेल वॉल इस तरीके का बना होता है कि वो एक्सट्रीम हैबिटेट्स में भी आराम से सर्वाइव कर जाते हैं, और ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। और ये असर्शन रीजन में पूछता भी है ये लाइन, ठीक है। मिथेनोजेंस जो होते हैं वो हमारे वो रूमिनेंट एनिमल जो होते हैं, हमारे रूमिनेंट एनिमल जैसे कि काऊ, बफेलोस, ये सब जो रूमिनेंट एनिमल होते हैं उनके गट्स में मिथेनोजेंस प्रेजेंट होता है। तो और यही मिथेनोजेंस जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होता है मीथेन यानी बायोगैस के प्रोडक्शन में। इन सारे एनिमल्स के डंक से प्रोडक्शन होता है, ठीक है। यहाँ पे जो है मैंने एक शॉर्ट नोट दिया था थर्मोएसिडोफाइल्स का। थर्मोएसिडोफाइल जो बैक्टीरिया होते हैं जो हॉट स्प्रिंग में रहते हैं, उसका हम वो जो पीसीआर है बायोटेक्नोलॉजी, वहाँ पे हम ये पढ़ेंगे थर्मस एक्वाटिकस टैक पॉलीमरेज, पीसीआर, ठीक है। ये हम वहाँ पढ़ेंगे। ये थर्मोएसिडोफाइल्स का एग्जाम्पल है जो हाई टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर जाते हैं। बहुत सारे बैक्टीरिया हम ऐसे लेते हैं ना एक्सपेरिमेंट के टाइम पे, जहाँ पे हमें हाई टेम्परेचर सर्वाइवल बैक्टीरिया चाहिए होता है, तो वो यही होते हैं थर्मोएसिडोफाइल्स। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है आर्की बैक्टीरिया में कि आर्की बैक्टीरिया जो होता है वो अपना कैरेक्टर जो होता है यू बैक्टीरिया और यू कैरियोट्स के साथ शेयर करता है। ये दो ई याद रखना, आर्की बैक्टीरिया अपना कैरेक्टर यू बैक्टीरिया यू कैरियोट्स के साथ शेयर करता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम यू बैक्टीरिया की बात करें तो यू बैक्टीरिया जो होते हैं थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया को हम ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं, ठीक है। यू बैक्टीरिया में जो होता है सेल वॉल जो होता है वो रिजिड होता है। यू बैक्टीरिया में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट होता है। अगर यू बैक्टीरिया मोटाइल होगा, मतलब
मूव करेगा, तो मूव करेगा तो फ्लैजेलम होगा। फ्लैजेलम हम पहले भी अभी बोले कि फ्लैजेलम जो होता है इस स्पाइरल शेप का होता है, स्पाइरल शेप वाले में मोटाइल होता है, फ्लैजेलम होता है। फ्लैजेलम फ्लैजेलिन प्रोटीन से बनता है, 3 पार्ट होता है, बेसल बॉडी, हुक, फिलामेंट। ठीक है, जो साइनोबैक्टीरिया होता है उसको ब्लू ग्रीन एल्गे भी बोलते हैं। यू बैक्टीरिया में बेसिकली साइनोबैक्टीरिया आता है, तो साइनोबैक्टीरिया के बारे में ही यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, साइनोबैक्टीरिया के बारे में ही हमें पढ़ना है। यू बैक्टीरिया में साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गे भी बोलते हैं। और साइनोबैक्टीरिया जो होता है वो उसमें क्लोरोफिल ए होता है, जो ग्रीन प्लांट्स में होता है। ग्रीन प्लांट में क्लोरोफिल ए होता है, वही क्लोरोफिल ए साइनोबैक्टीरिया में भी होता है। इसीलिए फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स है, ये अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस करके। ठीक है, तो और साइनोबैक्टीरिया जो होता है वो यूनिसेलुलर होता है, कॉलोनियल होता है, फिलामेंटस होता है, फ्रेश वाटर, मराइन और टेरिस्ट्रियल एल्गे होता है। ये जो है साइनोबैक्टीरिया वो बेसिकली एल्गे है, ब्लू ग्रीन एल्गे, लेकिन इसमें सेल वॉल जो होता है वो रिजिड होता है, यूनिसेलुलर होता है और अपना खाना खुद बनाता है, तो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स हो गया। ये जो कॉलोनी बनाता है ये हमेशा कॉलोनी बना के रहता है, तो कॉलोनी जो बनाता है वो कॉलोनी के आसपास एक गिलेटिनियस शीथ रहता है। ये देखो, ये जो है ये कॉलोनी के आसपास यहाँ पे गिलेनी आसपास देखो ब्लू कलर का ये जो बना हुआ है, ये जो ब्लू कलर का है, ये ब्लू कलर का डॉट 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 है, ये जो ब्लू कलर का डॉट डॉट है ये गिलेटिनियस शीथ है। ठीक है, ग्लिटेनियस शीट बना लेता है ये अपने आसपास। और ये जो है पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज में ब्लूम्स भी फॉर्म करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारा जो हाईलाइट किया हुआ है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉलोनी बनाएंगे, इसके आसपास ग्लिटेनियस शीट रहेगा, पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज में ब्लूम्स बनाएंगे। कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होता है उसको फिक्स करते हैं, उसमें एक स्पेशलाइज सेल होता है जैसे कि हेट्रोसिस्ट। देखो यहाँ पे ये जो हेट्रोसिस्ट है, यहाँ पे ये वाला जो हेट्रोसिस्ट है कुछ में होता है। ठीक है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म में ये स्पेशलाइज सेल होता है हेट्रोसिस्ट, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, नॉस्टॉक एनाबेना। अभी हम ऊपर एग्जाम्पल दिए थे ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया का, नॉस्टॉक एनाबेना जो है वो हेट्रोसिस्ट करता है। फिर अगर केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया की बात करें तो केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो होता है वो ऑक्सीडाइज करता है, अलग अलग इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करेगा, नाइट्रेट, नाइट्रिल अमोनिया को ऑक्सीडाइज करेगा ताकि एटीपी प्रोडक्शन रिलीज हो, एटीपी रिलीज हो। ठीक है, और ये जो एटीपी प्रोडक्शन का पूरा जो साइकिल चलता है केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक में, ये जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, सल्फर को रिसाइकल करने में। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जो केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक होते हैं वो उनका जो पूरा प्रोसेस होता है इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट बनाना, एटीपी प्रोडक्शन करना, ये जो होता है न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। और कौन कौन सा न्यूट्रिशन रिसाइकल करते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन और सल्फर। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हेट्रोफिक बैक्टीरिया आता है जो बहुत अबंडेंट, बहुत ज़्यादा ही नेचर में होते हैं हेट्रोफिक बैक्टीरिया। ठीक है, और हेट्रोफिक बैक्टीरिया मतलब क्या, जो दूसरों पे डिपेंड रहेंगे। तो मेजोरिटी ऑफ हेट्रोफिक बैक्टीरिया जो होते हैं डिकम्पोजर्स होते हैं। बहुत सारे इम्पैक्ट ह्यूमन लाइफ में बैक्टीरिया तो प्ले करते हैं। ह्यूमन लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है बैक्टीरिया का, जैसे कि दूध से दही बनाना, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन करना, लेग्यूम में नाइट्रोजन फिक्सिंग करना। तो ये सब जो है वो कुछ हेट्रोफाइटिक बैक्टीरिया का ही काम होता है, जो कि ह्यूमन लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में भी पढ़ेंगे। कुछ पैथोजेंस होते हैं जो हमारे ह्यूमन बींग्स को डैमेज भी करते हैं। ठीक है, हमारे लिए नुकसानदायक भी होते हैं कुछ पैथोजन। क्रॉप्स के लिए नुकसानदायक होते हैं, फार्म के एनिमल्स के लिए नुकसानदायक होते हैं, पेट्स के लिए नुकसानदायक होते हैं, जैसे कि कोलेरा, टाइफाइड, टेटनस, साइट्रस कैंकर। ये सब जो है ये अलग अलग बैक्टीरिया जो होता है वो ये सारे डिसीज कॉज करते हैं। कोलेरा, टाइफाइड, टेटनस, सिट्रस कैंकर, ये सब जो है बैक्टीरियल डिजीज है। ये बैक्टीरियल डिसीज है, ये हम ह्यूमन डिजीज एंड ह्यूमन डिजीज वाले चैप्टर में भी पढ़ेंगे। तो ये सारा बैक्टीरियल डिसीज है जो कि हमारे ह्यूमंस और एनिमल्स दोनों के लिए हार्मफुल होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस जो करता है। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस कैसे करता है, तो बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस होता है फिजन के थ्रू। अनफेवरेबल कंडीशन पे वो स्पोर्स बना लेते हैं, जो हम विवरियो में पिक्चर में हम विवरियो में दिखाए थे कि स्पोर्स बना लेता है, ये वाले पिक्चर पे कि
विब्रियो शेप का होता है, कॉमा शेप का, विब्रियो में सॉरी रॉड शेप का होता है बैक्यूलस, तो उसमें स्पोर बन जाता है। तो इस तरीके से स्पोर बन जाता है, ये फिजन कर लेते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन में ये स्पोर्स बना लेते हैं। और जब फेवरेबल कंडीशन होता है तो नॉर्मली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, जिसमें एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए ट्रांसफर होता है। ये देखो यहाँ पे डीएनए ट्रांसफर हो रहा है, ये इनका सेल वॉल है, फिर सेल मेम्ब्रेन है, और यहाँ पे एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ से यहाँ पे डीएनए ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है एक और स्पेशल टाइप का बैक्टीरिया होता है हमारा माइकोप्लाज्मा, जिसको पीपीएलओ भी बोलते हैं। ये बहुत 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 छोटे साइज का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है। ये 0.1 माइक्रोमीटर समथिंग साइज का पीपीएलओ होता है, जो जो सबसे छोटा है, ठीक है, सबसे छोटा बैक्टीरिया माइकोप्लाज्म पीपीएलओ, ठीक है। और इस पीपीएलओ में सेल वॉल नहीं होता है, बैक्टीरिया में सेल वॉल होता है, पर इस माइकोप्लाज्म में ये इतना छोटा है कि इसमें सेल वॉल नहीं होता है। ये सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है जो बिना ऑक्सीजन का सर्वाइव करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये दो चीज़ बहुत याद रखने वाला चीज़ है कि सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल जो है माइकोप्लाज्म है, और माइकोप्लाज्म जो है विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव करता है। बहुत सारे माइकोप्लाज्मा जो होते हैं पैथोजेनिक होते हैं एनिमल्स और प्लांट के लिए, जैसे कि पेनिसिलिन एंटीबायोटिक जो है वो माइकोप्लाज्म को मार नहीं सकता है। यहाँ पे एक और नोट मैंने लिखा है कि पेनिसिलिन एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म कर देता है, पर पेनिसिलिन एंटीबायोटिक जो है वो माइकोप्लाज्म को नहीं मार सकता। माइकोप्लाज्म को नहीं मार सकता, क्यों नहीं मार सकता? क्योंकि माइकोप्लाज्म में सेल वॉल ही नहीं होता। माइक्रोप्लाज्म में सेल वॉल नहीं होने की वजह से इसको कोई भी एंटीबायोटिक नहीं मार सकता, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक नहीं किल कर सकता, ठीक है। नेक्स्ट किंगडम में हम चलते हैं प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा किंगडम में चलते हैं तो यहाँ मोस्टली यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं। यूनिसेलुलर आता है सिंगल सेल, लेकिन यूकैरियोटिक होते हैं। इनके पास ट्रू न्यूक्लियस होता है। यूकैरियोटिक है तो ट्रू न्यूक्लियस होगा, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होंगे। ये जो प्रोटिस्टा वाले जो होते हैं ये एक्वाटिक इन्वायरमेंट में रहने वाले होते हैं, ठीक है, एक्वाटिक इन्वायरमेंट में रहते हैं। प्रोटिस्टा किंगडम काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स है और इसमें काफ़ी डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आते हैं, जैसे कि प्रोटोजोआ आता है, जैसे प्रोटोजोआ में अमीबा पैरामीशियम आता है, ये हेट्रोट्रॉफिक होता है। एल्गे आता है, एल्गे में यूग्लिना होता है जो फोटोसिंथेसिस करता है बट मोटाइल होता है, ठीक है। और नेक्स्ट स्लाइम मोल्ड्स आता है जो डैम्प इन्वायरमेंट पे रहता है, डिकम्पोज करता है। डाई आइटम्स आता है जो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट है, जो ओशन में मिलता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए। इसका हम डिटेल्स अभी पढ़ेंगे एनसीईआरटी रीडिंग में। सबसे पहले प्रोटिस्टा की अगर बात करें, प्रोटिस्टा जो है सिंगल सेल्ड है, यूनिसेलुलर है, यूकैरियोट्स है, पर इसका जो बाउंड्रीज है इस किंगडम में कोई वेल डिफाइंड नहीं है। व्हाट मे बी अ फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा टू वन बायोलॉजिस्ट मे बी अ प्लांट टू अनदर। मतलब एक बायोलॉजिस्ट के लिए फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा और दूसरे बायोलॉजिस्ट के लिए प्लांट बन जाता है वो, ठीक है। तो इसका बाउंड्रीज जो है वो डिफाइन नहीं है। इन दिस बुक वी इंक्लूड क्लासिफाइड डायनोफ्लाजेलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोआ अंडर प्रोटिस्टा। ये सारी चीज़ें जो है प्रोटिस्टा के अंदर यहाँ पे इस बुक में दिया है एनसीईआरटी में। ये सारे को हम डिटेल से भी पढ़ेंगे डिटेल में। मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरी एक्वाटिक। अभी हम बताएं कि प्रोटिस्टा वाले जो मेंबर होते हैं वो मेनली एक्वाटिक में रहना पसंद करते हैं, एक्वाटिक होते हैं। द किंगडम फार्म अ लिंक विद द अदर डीलिंग विद प्लांट एनिमल एंड फंगी। इस किंगडम जो ये जो ऐसा किंगडम है जो डील करता है प्लांट के साथ भी, एनिमल के साथ भी और फंगी के साथ भी, ये प्रोटिस्टा वाला ऐसा किंगडम है जो तीनों किंगडम के साथ लिंक करता है। यूकैरियोट होने की वजह से प्रोटिस्टा का सेल बॉडी जो है वो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होंगे, कुछ में फ्लैजेला होगा, कुछ में सीलिया होगा, मोटिलिटी के लिए, मूवमेंट के लिए। प्रोटिस्टा जो है असेक्सुअली और सेक्सुअली दोनों तरीक़े से रिप्रोड्यूस करता है, सेल फ्यूजन और जाइगोट फ्यूजन फॉर्मेशन करके, ठीक है। ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गया प्रोटिस्टा के बारे में। इसका डिटेल हम पढ़ते हैं। पहला जो है, पहला कैटेगरी दिया गया है क्राइसोफाइट। क्राइसोफाइट जो होता है, क्राइसोफाइट ग्रुप में डायटम और गोल्डन एल्गी को इंक्लूड किया गया है। गोल्डन एल्गो को डेस्मिड भी बोलते हैं, तो डायटम और डेस्मिड याद रखना है। इस ग्रुप में होते हैं, ये जो होते हैं फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं और एज वेल एज मराइन इन्वायरमेंट में भी पाया जाता है। मेनली प्रोटिस्टा जो है aquatic एनवायरनमेंट में ही मिलेगा, फ्रेश वाटर या मराइन इन्वायरमेंट में ये क्राइसोफाइट आएगा। ये माइक्रोस्कोपिक होता है और वाटर करंट में फ्लोट करता है पैसिवली, जिसको प्लैंकटन बोलते हैं। मोस्ट ऑफ देम फोटोसिंथेटिक होता है। डाई एटम में सेल वॉल जो होता है वो डाई एटम में जो सेल वॉल होगा वो दो पतले पतले ओवरलैपिंग सेल्स बनाएगा जो एक दूसरे के साथ फिट आ जाएंगे सॉप बॉक्स की तरह। मतलब इस तरीके से ये सॉप बॉक्स की तरह
बनाएगा पतला 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 2 शेल बनाएगा। इस तरीके से पतले पतले 2 शेल बनाएंगे। ये एक सेल है पतला पतला और ये दूसरा सेल है। इस तरह से 2 सेल बनेगा और ये सोप बॉक्स की तरह एक दूसरे के साथ फिट हो जाएगा। ठीक है, डायटम इस तरीके से सेल, डायटम का सेल वॉल इस तरीके से सोप बॉक्स के फॉर्म में बनता है। द वॉल्स आर एम्बेडेड विद सिलिका एंड थर्स द वॉल्स आर इंडिस्ट्रक्टिबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि डायटम का जो वॉल होता है वो सिलिका से एम्बेड होता है और ये इंडिस्ट्रक्टिबल होता है, मतलब कभी ये टूट नहीं सकता, डैमेज नहीं हो सकता, ठीक है, किसी भी चीज़ से। तो diatom have left behind large amount of cell wall deposit in their habitat. This accumulation over billions of years is referred as diatomaceous earth. तो डायटम का सेल वॉल इंडिस्ट्रक्टिबल होता है क्योंकि सिलिका से बनता है। तो इंडिस्ट्रक्टिबल होने की वजह से इनके सेल वॉल में बहुत सारे डिपोजिशन हो जाते हैं, इनके हैबिटेट्स की वजह से एक्यूमुलेशन हो जाता है बिलियन ऑफ ईयर्स में, बहुत सारे सालों में, तो जिससे कि डायटोमिशियस अर्थ बना लेता है। ठीक है, बिंग ग्रिटी दिस सॉइल इज यूज्ड इन पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप। ग्रिटी होने की वजह से, ग्रिटी मतलब थोड़ा कंक्रीला होने की वजह से ये सॉइल का यूज़ हम पॉलिशिंग के लिए, ऑयल के फिल्ट्रेशन के लिए और सिरप बनाने के लिए करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा कंक्रीला होता है, थोड़ा खुरदरा होता है, तो इसको पॉलिशिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं आराम से। और डायटम जो होता है वो चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं हमारे ओशंस में, ओशन के चीफ प्रोड्यूसर्स है डायटम। तो ये डायटम का जो यहाँ से जो डायटम का है लास्ट तक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको बहुत अच्छे से याद करना है। नेक्स्ट जो कैटेगरी है हमारा वो है डायनोफ्लैजिलेट्स। डायनोफ्लैजिलेट्स में हम, ये डायनोफ्लैजिलेट्स का यहाँ पे पिक्चर भी दिया हुआ है। ठीक है, डायनोफ्लैजिलेट जो होता है वो मोस्टली मराइन और फोटोसिंथेटिक होता है। दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्लू और रेड। ठीक है, डायनोफ्लैजिलेट जो होता है अलग अलग कलर के मिलते हैं, येलो होता है, ग्रीन होता है, ब्राउन, ब्लू और रेड में होता है। उनके ये डिपेंड करता है कि उसमें कौन से पिगमेंट्स है, उनके सेल में कौन से पिगमेंट, किस रंग के पिगमेंट, किस तरह के पिगमेंट है, उसके बेसिस पे उनके अपीयरेंस, कलर मैटर करता है, डिपेंड करता है। इनका जो सेल वॉल होता है डायनोफ्लैजिलेट का सेल वॉल जो होता है स्टिफ सेलुलोज प्लेट से बनता है। उनके आउटर सरफेस में, उनका आउटर सरफेस में स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स होता है। क्राइसोफाइट का सेल वॉल सिलिका से बनता है। डायनोफ्लैजिलेट का सेल वॉल सेलुलोज से बनता है। ठीक है, इसमें जो होता है वो 2 फ्लैजेला होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 2 फ्लैजेला होता है डायनोफ्लैजिलेट्स में। एक लॉन्गिट्यूडनली होता है और एक ट्रांसवर्सली होता है। ठीक है, वॉल प्लेट्स के बीच में एक लॉन्गिट्यूडनली होता है ऐसा, और एक ट्रांसवर्सली होता है ऐसा। ये 2 तरह के फ्लैजेलेट्स होते हैं। ठीक है, वेरी ऑफन रेड डायनोफ्लैजिलेट जो है, जिसका एग्जांपल है गॉन्यूलेक्स। यहाँ पे रेड डायनोफ्लैजिलेट का एक एग्जांपल दिया है गॉन्यूलेक्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो होता है रैपिड मल्टीप्लिकेशन करता है और इसकी वजह से जो समुद्र होता है वो रेड दिखाई देता है। जब जब लहर उठता है तो वो थोड़ा थोड़ा रेड कलर का दिखता है, ये गॉन्यूलेक्स की वजह से, रेड डायनोफ्लैजिलेट की वजह से। इससे जो होता है वो टॉक्सिन रिलीज होता है, बहुत ज़्यादा नंबर पे टॉक्सिन रिलीज होता है डायनोफ्लैजिलेट की वजह से, इससे बहुत सारे मराइन एनिमल्स मर जाते हैं। ठीक है, तो डायनोफ्लैजिलेट टॉक्सिन भी रिलीज करता है। नेक्स्ट कैटेगरी जो दिया हुआ है वो यहाँ पे यूग्लिनॉइड दिया हुआ है। यूग्लिनॉइड फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है जो स्टैग्नेंट वाटर में मिलता है। ठीक है, स्टैग्नेंट वाटर, फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है, स्टैग्नेंट वाटर में मिलता है। इसमें यूग्लिनॉइड्स में सेल वॉल नहीं होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये असर्शन रीजन में भी पूछा गया था। यूग्लिनॉइड्स में सेल वॉल नहीं होता है, इसमें प्रोटीन लेयर होता है पेलिकल। सेल वॉल की जगह यूग्लिनॉइड्स में पेलिकल प्रोटीन लेयर होता है, जिसकी वजह से इसकी बॉडी जो होती है बहुत फ्लेक्सिबल होती है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। इसमें भी 2 फ्लैजिला होता है, एक छोटा होता है, एक लंबा होता है। ठीक है, 2 फ्लैजिला होता है, ये फोटोसिंथेटिक होता है, मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करता है, पर जब सनलाइट नहीं होता यानी रात के समय में ये हेटेरोट्रॉप्स की तरह बिहेव करता है, दूसरे छोटे ऑर्गेनिज्म को प्रेडेटिंग करके। Interestingly, the pigments of euglenoids are identical to those present in higher plants. यूग्लिनॉइड्स में जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है वो सेम वैसा ही प्रेजेंट होता है जो हायर प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है यूग्लिना। ठीक है, यूग्लिना का एग्जांपल दिया हुआ है। नेक्स्ट कैटेगरी जो दिया है स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड जो है, स्लाइम, एस फॉर स्लाइम मोल्ड, एस फॉर सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट। स्लाइम मोल्ड जो है सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट है, इसका बॉडी जो है मूव करता है डिकेइंग ट्विग्स और लीव्स के अलोंग। ठीक है, जो इनगल्फ करता है ऑर्गेनिक मटेरियल को।
ठीक है। सुटेबल कंडीशन के अंदर ये प्लाज्मोडियम फॉर्म कर लेता है, बहुत सारे एग्रीगेशन करके प्लाज्मोडियम बना लेता है जो ग्रो करता है और स्प्रेड होता है, इस पूरे स्प्रेड हो जाता है। और अनफेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम जो होता है वो डिफ्रेंशिएट हो जाता है फ्रूटिंग बॉडी में, मियोसिस करके फ्रूटिंग बॉडी में फ्रूटिंग बॉडी बना लेता है जिसमें स्पोर्स होते हैं उसके टिप्स में, और स्पोर्स में ट्रू वॉल्स होता है जो एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होता है, बहुत सालों तक सर्वाइव कर जाता है एडवर्स कंडीशन में। और स्पोर्स जो होते हैं वो डिस्पर्स होता है एयर करंट से। मतलब बेसिकली यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जब कंडीशन सुटेबल होगा तो बहुत सारे एग्रीगेशन करके ये प्लाज्मोडियम बना लेगा, इस तरह से बहुत सारे एग्रीगेशन करके ये प्लाज्मोडियम बना लेगा। ठीक है, अब ये जो प्लाज्मोडियम होगा ये अनफेवरेबल कंडीशन में जाकर ये क्या करेगा, ये फ्रूटिंग बॉडीज बनाएगा। ये फ्रूटिंग बॉडी बनाएगा मियोसिस के थ्रू, मियोसिस करके ये फ्रूटिंग बॉडी बनाएगा। और इस फ्रूटिंग बॉडी में जो होगा, इस फ्रूटिंग बॉडी में स्पोर्स होगा, इसके टिप में स्पोर्स होगा, इसके टिप में इस तरह से स्पोर्स होगा जो कि बहुत रेजिस्टेंट होगा, एडवर्स कंडीशन में भी रेजिस्ट कर जाएगा, सरवाइव कर जाएगा। और ये स्पोर्स जो होगा एयर करंट, हवा चलेगा तो ये स्पोर्स जो होगा डिस्पर्स्ड हो जाएगा, यहाँ पे ये बोला गया है। नेक्स्ट प्रोटोजोआ आता है नेक्स्ट कैटेगरी में। प्रोटोजोआ जो होता है हेटेरोट्रॉफ्स होता है, जो प्रेडेटर और पैरासाइट की तरह रहता है। हेटेरोट्रॉफ्स होता है डिपेंड होता है, तो डिपेंड होता है किस फॉर्म में, प्रेडेटर होता है या तो पैरासाइट होता है। ये इसका जो प्रिमिटिव रिलेटिव, ये बेसिकली माना गया है कि एनिमल्स का प्रिमिटिव रिलेटिव जो है प्रोटोजोआ है, एनिमल का प्रिमिटिव रिलेटिव जो है प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ को भी यहाँ पे 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो है अमोइबॉइड प्रोटोजोआ है, मतलब फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल में पाया जाता है अमोइबॉइड प्रोटोजोआ। और ये They move and capture their prey by putting out pseudopodia as in amoeba. Marine form as silica cells on their surface. Some of them such as entamoeba are parasites. मतलब यहाँ पे अमोइबॉइड में क्या बताया गया है कि ये जो होते हैं फ्रेश वाटर में रहते हैं और ये अपने प्रे को पकड़ते, प्रिडेट करते सूडोपोडिया निकाल के, अपना नकली फॉल्स फीट निकालकर, सूडोपोडिया निकालकर अमीबा की तरह वो अपने प्रे को प्रिडेट करते हैं। मराइन जो होता है वो सिलिका सेल्स बना लेता है कुछ जो होते हैं, और एंटामोइबा जो है वो भी एक पैरासाइट है, एंटामोइबा हिस्टोलिटिका, ये हम आगे भी पढ़ेंगे। इसकी वजह से जो होता है डिसेंट्री कॉज होता है, अमोइबियासिस की वजह से डिसेंट्री क्लॉज होता है। नेक्स्ट जो है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ है। फ्लैजिलेटेड मतलब नाम से ही पता चल रहा है फ्लैजिला होगा, फ्री लिविंग पैरासाइट है ये, फ्लैजिला है। और पैरासाइट ये जो है ये स्लीपिंग सिकनेस डिसीज कॉज करता है, जो ट्रिपैनोसोमा प्रोटोजोआ जो है वो एग्जांपल है, स्लीपिंग सिकनेस फॉर्म करेगा, कॉज करेगा टीसी फ्लाइज की वजह से। फिर आता है सिलिएटेड प्रोटोजोआ, जो एक्वाटिक एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिजम्स होता है जिसमें सिलिया प्रेजेंट होता है। इनके कैविटी में गलेट होता है जो ओपन होता है आउटर सरफेस में, उनके सेल के सरफेस में ओपन होता है, और ये सिलिया की वजह से ये कोऑर्डिनेट मूवमेंट कर पाता है और खाने को अपने गलेट में डाल पाता है। इसका एग्जाम्पल है पैरामीशियम। नेक्स्ट स्पोरोजोआ है। स्पोरोजोआ जो है वो इन्फेक्टियस स्पोर होता है इसमें, ठीक है। इसमें आ जाएगा प्लाज्मोडियम, जो मलेरिया पैरासाइट है, मलेरिया कॉज करता है, फीमेल एनाफिलिस जो है वो फैलाती है इस डिसीज़ को। नेक्स्ट हमारा जो किंगडम है वो है फंगी। फंगी किंगडम के मेंबर जो होते हैं सबसे यूनिक है, इन्हें आप सब मशरूम के फॉर्म में देखते हो, बट फंगी में और भी फॉर्म्स आते हैं। सिर्फ मशरूम जो होता है, मशरूम फंगी नहीं होता, और भी बहुत सारे फॉर्म होते हैं। फंगी जो होता है हेटेरोट्रॉफिक होता है, डेड ऑर्गेनिक मैटर से न्यूट्रिशन लेता है और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी फॉर्म करता है। फंगी में 3 मेन टाइप जो होता है, 3 मेन चीज़ें हम पढ़ते हैं, ईस्ट, मोल्ड और मशरूम, ठीक है। इनका सेल वॉल जो होता है काइटिन से बना होता है। हम चार्ट में भी बताए थे कि फंगी जो होता है होमोपॉलीसेक्राइड होता है, इसमें सिर्फ नाग से बनता है, काइटिन का सेल वॉल होता है। माइकोराइजा फंगी जो होता है वो प्लांट्स के बीच सिम्बायोटिक रिलेशनशिप फॉर्म करता है, जहाँ एक एग्जाम्पल भी है जहाँ फंगी प्लांट के रूट्स को न्यूट्रिशन अब्जॉर्व करने में हेल्प करता है। फंगी प्लांट के रूट्स को न्यूट्रिशन अब्जॉर्व करने में हेल्प करता है, एक ऐसा एग्जाम्पल भी है, हम एनसीईआरटी में पढ़ेंगे। तो फंगी किंगडम को रीड करना स्टार्ट करते हैं।
तो फंगी कॉन्स्टिट्यूट्स करता है एक यूनिक किंगडम हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म का। ये एक बहुत ही ग्रेट डाइवर्सिटी शो करता है मॉर्फोलॉजी और हैबिटेट में। यहाँ पे बोला गया है कि तुमने मॉइस्ट ब्रेड या रोटन फ्रूट्स में भी फंगी को बनते हुए देखा होगा। जब ब्रेड खराब हो जाता है तो उसमें फंगी लग जाता है, कुछ फ्रूट्स में फंगी लग जाते हैं। तो कॉमन मशरूम जो तुम लोग खाते हो, टोड स्टूल, वो भी फंगी ही है। व्हाइट स्पॉट सीन और मस्टर्ड लीव्स आर ड्यू टू पैरासाइटिक फंगस। मस्टर्ड लीव्स, सरसों के पत्ते में भी व्हाइट स्पॉट पड़ जाता है, वो भी एक पैरासाइटिक फंगस है। सम यूनिसेलुलर फंगी ईस्ट, ये जो है एक्सेप्शन केस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। ईस्ट जो है एक लौता ऐसा फंगी है जो यूनिसेलुलर है, बाकी सारे ही फंगी मल्टीसेलुलर होते हैं। और ईस्ट का यूज़ हम ब्रेड और बियर बनाने में करते हैं। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में हम इस चैप्टर में हम ईस्ट के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो ईस्ट का यूज़ ब्रेड और बियर बनाने में किया जाता है। Other fungi cause disease in plants and animal. Wheat rust causing pucina is an important example. ये भी बहुत important है। जितने भी example है ये सारे, ये जो पूरा यूनिट है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये पूरे यूनिट में जितना भी एग्जाम्पल है, जितने भी एक्सेप्शन केस है, वो सब कुछ अच्छे से याद करना होगा, क्योंकि नीट के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पुसीना जो है, पुसीना जो एक ऐसा फंगी है जो वीट रस्ट कॉज करता है। मतलब वीट का जो पौधा होता है उसमें रस्ट कॉज करता है पुसीना। सम ऑफ द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक, कुछ एंटीबायोटिक के सोर्स होते हैं फंगी से। पेनिसिलियम, जैसे फंगी से ही पेनिसिलियम बनाया गया था एंटीबायोटिक। नेक्स्ट, फंगी जो होता है वो कॉस्मोपॉलिटियन होते हैं, जो एयर, वाटर, सॉइल, एनिमल्स और प्लांट्स हर जगह ही बन जाते हैं। बस उनको एक मॉइस्ट वेदर चाहिए, वार्म और ह्यूमिड प्लेस चाहिए ग्रो करने के लिए। बाकी वो हर जगह ग्रो कर सकते हैं वार्म और ह्यूमिड प्लेस होने की वजह से। हैव यू एवर वंडर व्हाई वी कीप फूड इन द रेफ्रिजरेटर? यस, इट इज़ टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम गोइंग बैड ड्यू टू बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन। यहाँ पे बोला गया है कि हम रेफ्रिजरेटर में खाना क्यों रखते हैं, ताकि उसमें बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन ना पड़े, वो बैड स्मेल ना करे। फूड को प्रिवेंट करने के लिए हम रेफ्रिजरेटर में खाना रखते हैं। विद द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट विच आर यूनिसेलुलर फंगी आर फिलामेंटस। ईस्ट जो है वो एक्सेप्शन है, ईस्ट को छोड़कर बाकी जो फंगी जो होते हैं वो फिलामेंटस होते हैं। उनकी बॉडी जो होती है वो लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कंसिस्ट करते हैं, जिसको हाइफे बोलते हैं। मतलब फंगी की बॉडी जो होती है वो, मैंने यहाँ पे एक डायग्राम भी बना कर रखा है समझाने के लिए, कि फंगी की जो बॉडी होती है वो लॉन्ग होती है, ठीक है। इस तरह से लॉन्ग बॉडी होती है, सिलेंडर शेप की होती है, और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। मतलब यहाँ से थ्रेड निकलता रहेगा, ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकलेगा, जिसको हाइफे बोलेंगे, ठीक है, जिसको हाइफे बोलेंगे। द नेटवर्क ऑफ हाइफे इज नोन एज माइसिलियम। हाइफे के नेटवर्क को माइसिलियम बोलते हैं। हाइफे के नेटवर्क मतलब जब हाइफे का बहुत सारे हाइफे जब कंबाइन हो जाते हैं तो उसको माइसिलियम बोलते हैं। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, हाईलाइट किया हुआ। सम हाइफे आर कंटिन्यूअस ट्यूब्स फिल्ड विथ मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। कुछ हाइफे जो होते हैं उसमें कंटिन्यूअस कुछ ट्यूब फिल किया हुआ रहता है, जिसको मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म से फिल किया हुआ रहता है। ये जो होते हैं कॉइनोसाइटिक हाइफे होते हैं। मतलब कोइनोसाइटिक हाइफे का मतलब क्या होता है, ये थोड़ा मैं अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ, कि मतलब कुछ हाइफे में मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म फिल किया जाता है, मतलब फिल होता है, कुछ हाइफे में मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म फिल होता है तो उसको कोइनोसाइटिक हाइफे बोलते हैं। और कुछ में सेप्टेट होता है। सेप्टेट बोले तो इस तरह से हाइफे में इस तरह से ये लाइनिंग किया जाता है, ब्रांचिंग किया जाता है, इसको सेप्टेट बोलते हैं, ठीक है। तो कुछ हाइफे जो होते हैं, कुछ सेप्टेट और क्रॉस वॉल्स होते हैं उनके हाइफे में। कुछ सेल फंगी के सेल वॉल में काइटिन और पॉलीसेक्राइड्स कंपोस्ट किए जाते हैं। मतलब फंगी का सेल वॉल जो होता है काइटिन और पॉलीसेक्राइड से बनता है, नाग पॉलीसेक्राइड से बनता है, काइटिन से बनता है। मोस्ट फंगी आर हेट्रोट्रॉफिक। मोस्टली जो फंगी होते हैं वो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। ऑर्गेनिक मैटर को, सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर को अब्जॉर्ब करते हैं, डेड सब्सटेंस से, जिसको सेप्रोफाइट्स बोलते हैं, ठीक है। मतलब डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस से एब्जॉर्ब करना, डेड ऑर्गेनिक मैटर से अब्जॉर्ब करना सेप्रोफाइटिक कहलाता है। दोज दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल आर कॉल्ड पैरासाइट। जो लिविंग प्लांट और एनिमल में डिपेंड होते हैं उसको पैरासाइट्स बोलते हैं। दे कैन ऑल्सो लिव एज सिम्बायंट्स। फंगी जो होते हैं वो सिम्बाइटिक रिलेशनशिप शो करते हैं, तो सिम्बायंट्स की तरह भी वो रहते हैं,
in association with algae as lichens with the root of higher plants as mycorrhiza। मतलब फंगी जो होता है एल्गे के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है लाइकेंस की तरह, और हायर रूट्स के साथ शो करता है माइकोराइजा के फॉर्म में। ये लाइकेंस और माइकोराइजा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फंगी रिप्रोडक्शन कैसे करता है, तो रिप्रोडक्शन करता है वो वेजिटेटिव मीन्स से, वेजिटेटिव मीन्स यानी फ्रेगमेंटेशन, फिजन और बडिंग करके रिप्रोडक्शन करता है। अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करता है तो स्पोर्स से करता है, स्पोर्स के थ्रू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। उसके बाद स्पोर्स के थ्रू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है जिसको कोनिडिया बोलते हैं, या स्पोरेंजियोस्पोर्स या जूस्पोर्स बोलते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है oospores, ascospore और बैसिडोस्पोर्स के फॉर्म में। वेरियस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडीज। स्पोर्स जो होते हैं वो फ्रूटिंग बॉडीज के फॉर्म में प्रोड्यूस्ड होते हैं। और इसका जो सेक्सुअल साइकिल होता है वो 3 स्टेप में होता है। पहले फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट कॉल्ड प्लाज्मागेमी। 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट के प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन प्लाज्मोगेमी कहलाता है। 2 न्यूक्लियाई का, फिर 2 न्यूक्लियाई फ्यूज करते हैं जिसको कैरियोगेमी बोलते हैं। उसके बाद जाइगोट में मियोसिस होता है जिसकी वजह से हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। मतलब पहले प्रोटोप्लाज्म फ्यूज करेगा प्लाज्मोगेमी, फिर न्यूक्लियस फ्यूज करेगा कैरियोगेमी, उसके बाद मियोसिस करके जाइगोट हैप्लॉइड स्पोर्स बना लेगा, ठीक है। ये इसका सेक्सुअल साइकिल चलता है। When a fungus reproduce sexually, two haploid hyphae of compatible mating types come together and fuse। मतलब जब फंगी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है तो 2 हैप्लॉइड हाइपे जो होते हैं, 2 हैप्लॉइड हाइपे मैटिंग करते हैं और फ्यूज करते हैं एक दूसरे के साथ। इन सम फंगी द फ्यूजन ऑफ 2 हैप्लॉइड सेल इमीडिएटली रिजल्ट इन डाइप्लॉइड सेल्स। मतलब कुछ फंगी में 2 हैप्लॉइड सेल्स अगर फ्यूज कर रहे हैं तो इमीडिएटली डिप्लॉइड सेल्स बन जाता है। However, in other fungi, Ascomycetes and Basidomycetes, an intervening dikaryotic stage, 2 nuclei per cell occurs. Such a condition is called dikaryon and the phase is called dikaryophase of fungus। मतलब क्या होता है, जब दो हैप्लॉइड सेल मतलब जब एक हैप्लॉइड और एक हैप्लॉइड, ये 2 हैप्लॉइड सेल जब फ्यूज करते हैं तो डिप्लॉइड सेल बन जाता है इमीडिएटली। बट कुछ फंगी ऐसे होते हैं एस्कोमाइसिटीज और बैसिडोमाइसिटीज, ये क्या होता है, इसमें एक डाइकैरियन फेज आता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, डाइकैरियन फेज आता है, मतलब एक सेल में 2 न्यूक्लियाई होगा, एक सेल में 2 न्यूक्लियाई होगा, ये डाइकैरियन फेज होता है। इसको डाइकैरियोफेज बोलते हैं, ठीक है। लेटर द पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज एंड द सेल बिकम डिप्लॉइड। बाद में पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज होते हैं और सेल जो होता है डिप्लॉइड बन जाता है। द फंगी फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी इन विच रिडक्शन डिवीजन ऑकर। फंगी जो होता है फ्रूटिंग बॉडी बनाता है जिसमें रिडक्शन डिवीजन होता है, जिसकी वजह से हैप्लॉइड स्पोर्स बनता है। Morphology of the mycelium, mode of spore formation, fruiting body form the basis for the division of kingdom in various classes। अब यहाँ पे फंगी का कुछ क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, फाइकोमाइसिटीज, डाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बैसिडोमाइसिटीज, 4 क्लासिफिकेशन है। इसको पढ़ लेते हैं फटाफट। तो फर्स्ट है फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज जो होता है वो aquatic में रहता है, aquatic हैबिटेट में रहता है। ये जो होता है मॉइस्ट डैम्प प्लेस में ग्रो करता है, डिकेइंग वुड में ग्रो करता है। माइसेलियम जो होता है वो असेप्टेट होता है। असेप्टेट मतलब इसका जो हाइफे होता है उसमें ब्रांचिंग नहीं होता है, ब्रांचिंग रहने पे सेप्टेट हो जाता है। असेप्टेड इस तरीके से रहता है, ठीक है, बिना ब्रांचिंग के। तो माइसेलियम जो होता है फाइकोमाइसिटीज का असेप्टेड होता है, कोइनोसाइटिक होता है। कोइनोसाइटिक मतलब जिसका साइटोप्लाज्म फ्यूज करता है, ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय जूस्पोर। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जूस्पोर की वजह से जो मोटाइल होता है, और प्लानोस्पोर्स होता है नॉन मोटाइल, ठीक है। अब प्लानोसोर नॉन मोटाइल। ये जो स्पोर्स होता है वो एंडोजेनियसली प्रोड्यूस होता है स्पोरेंजियम में, मतलब एक स्पोरेंजियम में एंडोजेनियसली अंदर ही अंदर प्रोड्यूस होता है, ठीक है, बाहर नहीं निकलता है। और जाइगोस्पोर इज फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट। 2 गैमेट को फ्यूज करके जाइगोस्पोर बनता है। दिस गैमेट आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी। अगर ये गैमेट जो है वो सिमिलर होगा तो आइसोगैमस, सिमिलर नहीं होगा तो एनिसोगैमस या ऊगैमस बनेगा। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। ये एग्जाम्पल जो है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका एग्जाम्पल याद करने के लिए मैं ट्रिक दे रही हूँ, राम याद कर लेना। राम, आर फॉर राइजोपस जो ब्रेड मोल्ड में होता है, ए फॉर एल्ब्यूजो जो पैरासाइटिक फंगी है, और एम फॉर म्यूकर, ठीक है। ये डाइजोपस, एल्ब्यूजो, म्यूकस जो है वो 3 फाइकोमाइसिटीज है।
फिर से एक बार शॉर्ट में समराइज कर रही हूँ। फाइकोमाइसिटीज का माइसेलियम असेप्टेट होता है, कोइनोसाइटिक होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर से होता है, एप्लानोस्पोर से होता है, एंडोजेनियसली प्रोड्यूस होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है दो गैमेट फ्यूज करके जाइगोस्पोर बनाता है। आइसोगैमस सिमिलर होता है, अनिसोगैमस डिसिमिलर होता है और एक ऊगैमस फॉर्म होता है। एग्जाम्पल है राइजोपस म्यूकस एल्ब्यूजो। ओके, नेक्स्ट कैटेगरी जो है फाइकोमाइसिटीज के बाद है एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज जो है वो सैक फंगी है। एस्कोमाइसिटीज सैक फंगी होता है जो मोस्टली मल्टीसेलुलर होता है, जैसे कि पेनिसिलियम। ठीक है, ये रेयरली यूनिसेलुलर होता है, जैसे कि ईस्ट। ठीक है, ये सैप्रोफाइटिक डिकम्पोजर्स है, पैरासाइटिक है, कोरोफिलस है, जो डंग में ग्रो होते हैं। नेक्स्ट पेज में जाते हैं। माइसेलियम जो होता है इसका ब्रांच्ड और सेप्टेट होता है। इसका माइसोलियम ब्रांच और सेप्टेट होता है। असेक्सुअल स्पोर जो होता है वो कॉनिडिया बनता है। कॉनिडिया यहाँ पे असेक्सुअल स्पोर्स बनता है जो एक्सोजेनिसली बनता है, मतलब ये बाहर की तरफ बनता है, यहाँ पे बाहर की तरफ स्पोर्स निकल जाता है। ठीक है, एक्सोजेनिसली स्पोर्स बनता है जिसको कोनिडोफोर्स बोलते हैं। कोनिडिया जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसेलियम। सेक्सुअल स्पोर्स जो यहाँ पे बनते हैं वो एस्कोस्पोर्स बनता है जो एंडोजेनिसली बनता है। यहाँ पे सेक्सुअल स्पोर्स एस्कोस्पोर्स एंडोजेनिसली बन रहा है और असेक्सुअल स्पोर्स कोनिडिया वो एक्सोजेनिसली बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो है दिस एस्की आर अरेंज्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड एस्कोकार्प्स। एस्कोकार्प्स बोलते हैं, एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। एग्जाम्पल में इसको कैन कैन बोल के याद करना। ठीक है, कैन बोल के याद करना। क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा, एस्परगिलस। ठीक है, ये तीन एग्जाम्पल है कैन। क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा, एस्परगिलस, ये जो है बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में यूज़ करते हैं। बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में यूज़ करते हैं। बहुत सारे मेंबर्स जो होते हैं इसके ट्रफल, जैसे मोरल ट्रफल्स, ये सब एडिबल्स भी होते हैं, खाया भी जाता है इसको। नेक्स्ट आता है बैसिडोमाइसिटीज। बैसिडोमाइसिटीज में मेनली मशरूम, ब्रैकेट फंगी और पफ बॉल्स आता है। ये जो होता है सॉइल, लॉक्स और ट्री स्टम्प्स में ग्रो करता है। पैरासाइट की तरह रहता है, स्ट्रस्ट और स्मर्ट। माइसेलियम इसका ब्रांच और सेप्टेट रहता है। असेक्सुअल स्पोर्स जो होता है इसमें नहीं आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। असेक्सुअल स्पोर्स यहाँ पे नहीं बनते हैं, असेक्सुअल स्पोर्स नहीं बनते हैं। ठीक है, पर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, फ्रेगमेंटेशन। सेक्स ऑर्गन्स भी एब्सेंट होता है, सेक्स ऑर्गन भी बैसिडोमाइसिटीज में एब्सेंट होता है, पर प्लाज्मोगैमी होता है दो वेजिटेटिव ऑर्गन फ्यूज करके। रिजल्टेंट स्ट्रक्चर जो होता है डाइकैरियोटिक होता है, जो अल्टीमेटली देता है बैसिडियम। यहाँ पे कैरियोगैमी और मियोसिस होता है। ठीक है, कैरियोगैमी और मियोसिस होगा। यहाँ पे कैरियोगेमी और म्यूसिस होगा बैसिडियम में, जो 4 बैसिडोस्पोर्स बनाएगा। ये एक्सोजेनिसली प्रोड्यूस्ड होगा बैसिडियम। बैसिडिया जो है वो अरेंज होता है फ्रूटिंग बॉडीज में, फैसिडोकार्प्स बनता है। और इसका एग्जाम्पल है एगैरिकस उस्टिलेजो पुसीना। पुसीना जो है रस्ट फंगस है, वीट रस्ट है। एगैरिकस मशरूम है, उस्टिलेजो स्मर्ट है। ठीक है, इसको याद करने का जो तरीका है वो याद रखना, पाँव पाँव बोल के याद करना, पुसीना, एगैरिकस उस्टिलेजो। नेक्स्ट जो है ड्यूट्रोमाइसिटीज है। ड्यूट्रोमाइसिटीज को इम्परफेक्ट फंगी बोलते हैं। ठीक है, ड्यूट्रोमाइसिटीज को इम्परफेक्ट फंगी बोलते हैं क्योंकि इसमें असेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज जो होता है वो सिर्फ होता है। सेक्सुअल फॉर्म्स ऑफ दिस फंगी were discovered, they moved in classes they rightly belong to. It is also possible that asexual and vegetative stages have been given one name and the sexual stage another. Later when the linkage were established, the fungi were correctly identified and moves out ड्यूट्रोमाइसिटीज. Once perfect sexual stage of members of Deuteromycetes discovered, they often move to Ascomycetes and Basidomycetes. Deuteromycetes reproduce होता है only by asexual spores. ठीक है, ये सिर्फ असेक्सुअल स्पोर्स बनाता है जिसको कोनिडिया बोलते हैं। ठीक है, माइसेलियम इसका सेपरेट होता है, ब्रांच्ड होता है। कुछ मेंबर जो होते हैं वो सैप्रोफाइट्स और पैरासाइट्स होते हैं। लार्ज नंबर जो होता है डिकम्पोजर्स होता है, मिनरल साइक्लिंग करता है। इसका एग्जाम्पल है कोलेट्रोकम
ट्राइकोडर्मा अल्टरनेरिया, इसका एग्जाम्पल में कैट याद रखना, ठीक है। कॉलेक्टोट्रिकम ट्राइकोडर्मा अल्टरनेरिया। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, हमारा प्लांटे किंगडम स्टार्ट हो गया। प्लांटे किंगडम हम डिटेल में हम थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे, यहाँ बस थोड़ा सा बेसिक से बात कर लेते हैं। प्लांट किंगडम जो है ये मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जो ऑटोट्रॉफिक होता है, यानी ये खुद से अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस करके। इसका प्लांट सेल जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज से बना होता है और इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। प्लांट किंगडम को हम 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होता है थैलोफाइटा जो बहुत ही सिंपल और नॉन वैस्कुलर प्लांट्स होता है, एल्गे की तरह होता है जस्ट लाइक थैलोफाइटा, बहुत ही सिंपल होता है। नेक्स्ट एडवांस होकर इवोल्यूशन होकर ब्रायोफाइटा बनता है जो कि नॉन वैस्कुलर होता है, लैंड प्लांट्स होता है जैसे कि मोसेस हो जाएगा ब्रायोफाइटा में, ये थोड़ा सा एडवांस होता है थैलोफाइटा से। फिर ब्रायोफाइटा से टेरिडोफाइटा आता है जो फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट्स होता है जैसे कि फर्न्स। फर्स्ट वैस्कुलर मतलब इसमें ट्रू लीव्स और ट्रू रूट्स आते हैं। थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा में जो होते हैं वो रूट लीव्स नहीं होते हैं। टेरिडोफाइटा में फर्स्ट वैस्कुलर सिस्टम आने लगता है। फिर आता है जिम्नोस्पर्म जिसका सीड जो होता है वो नेकेड होता है। एंजियोस्पर्म जिसका सीड जो होता है वो नहीं दिखता है, वो इनक्लोज्ड होता है। फिर प्लांटे किंगडम में हम एक बार एनसीईआरटी रीड कर लेते हैं। तो प्लांटे में जो होता है यूकैरियोटिक होता है, क्लोरोफिल कंटेन होता है, फ्यू मेंबर्स आप इसमें जो होता है हेट्रोट्रॉफिक होता है, कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स और पैरासाइट जो होता है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। पार्शियली जो होता है हेट्रोट्रॉफिक होता है, पर इंसेक्टिवोरस प्लांट और पैरासाइट जो होता है वो पार्शियली हेट्रोट्रॉफिक होता है, जैसे कि ब्लैडर वॉट, वीनस फ्लाईट्रिप, ये जो है इंसेक्टिवोरस प्लांट का एग्जाम्पल है। और कसकटा जो है पैरासाइट है, ये जो होते हैं पार्शियली हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। प्लांट सेल 7 यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर विद प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट एंड सेल वॉल। प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट होता है, इसमें प्रोमिनेंट सेल वॉल होता है, सेलुलोज से बनता है प्लांट का सेल वॉल। इसका सेल वॉल के स्ट्रक्चर को डिटेल में चैप्टर 8 में पढ़ेंगे सेल बायोलॉजी में। प्लांट्स में एल्गे आता है, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म आता है। लाइफ साइकिल जो होता है दो अलग अलग फेज में चलता है यहाँ पे, डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक और हैप्लॉइड गेमेटोफाइटिक, ये दो फेज में इनका लाइफ साइकिल चलता है। दो फेज में लाइफ साइकिल पढ़ना होगा, डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक और हैप्लॉइड गेमेटोफाइटिक, ये अल्टरनेट होते हैं। द लेंथ ऑफ द हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड फेज एंड वेदर दिस फेज आर फ्री लिविंग और डिपेंडेंट, ये जो फेज होता है वो फ्री लिविंग और डिपेंडेंट फेज होता है, ठीक है। इस फेनोमेना को अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोलते हैं, ये डिटेल में चैप्टर 3 में पढ़ेंगे अब। नेक्स्ट है किंगडम एनिमलिया, इसका भी हम बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे। ये हमारा लास्ट किंगडम है एनिमलिया। यहाँ पे मल्टी सेलुलर हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स है जो अपना खाना दूसरों से लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं और स्पेशलाइज्ड टिश्यू ऑर्गन्स होते हैं इसमें, इनमें कोई सेल वॉल नहीं होता। एनिमल किंगडम में सेल मेम्ब्रेन आता है। एनिमलिया को हम आगे इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वर्टिब्रेट जो होते हैं, जो हमारे वर्टिब्रेट्स में हमारे पास फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स आते हैं, ठीक है। इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट दो भाग में डिवाइड करें एनिमलिया को। इनवर्टिब्रेट्स में यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इनवर्टिब्रेट्स में एक्सटर्नल स्केलेटन होता है, बैकबोन एब्सेंस होता है, जॉइंटेड लेग्स होते हैं। लेग जो होते हैं वो इस तरह से जॉइंट होते हैं, इस तरह से लेग्स जो हो रहा है वो यहाँ पे जॉइंट हो रहा है लेग्स, ठीक है। लेग्स जो है वो जॉइंट है, हर किसी में लेग्स जो है वो जॉइंट है, ठीक है। बैकबोन जो है बैकबोन एब्सेंस है, एक्सटर्नल स्केलेटन दिया हुआ है। और रेप्टाइल्स की बात करो तो रेप्टाइल्स में इस तरह से स्केल होते हैं, देखो रेप्टाइल्स में इस तरह से स्केल होते हैं ऊपर में, कोल्ड ब्लडेड होता है और एग ले करते हैं। नेक्स्ट अगर मैमल्स की बात करें तो मैमल जो होता है वार्म ब्लडेड होता है, इसमें फर और हेयर होता है, मिल्क प्रोड्यूस करता है, बैकबोन्स होते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी रीड कर लेते हैं फटाफट, खत्म ही होने वाला है अब। किंगडम एनिमल किंगडम जो होता है हेट्रोट्रॉफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होता है, मल्टी सेलुलर होता है, इसमें सेल वॉल नहीं होता है। ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो होता है प्लांट्स पे ही डिपेंड होते हैं फूड के लिए। ये अपना खाना डाइजेस्ट करते हैं इंटरनल कैविटी में और इस फूड को स्टोर करते हैं एज ग्लाइकोजन और फैट के फॉर्म में, ग्लाइकोजन और फैट के फॉर्म में अपना खाना रिजर्व करते हैं। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है वो होलोजोइक होता है। होलोजोइक मतलब फूड को इंजेस्ट करते हैं, अपने मुंह में इंजेक्शन के थ्रू खाना को लेते हैं, होलोजोइक मोड होता है। ये एक डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न फॉलो करते हैं, ठीक है। ग्रो इनटू अडल्ट्स, अडल्ट्स में ग्रो होते हैं, एक डेफिनेट शेप साइज का होता है।
इसमें सेंसरी और न्यूरोमोटर मैकेनिज्म्स हो चलता है, इसमें लोकोमोशन चलता है, ठीक है। ये सब जो है ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स है एनिमलिया किंगडम के। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है हमारा वायरस और वायरॉइड्स। वायरस और वायरॉइड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें एक एक लाइन एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वायरस जो होता है वो नॉन लिविंग है। वायरस लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के बीच का एक लिंक क्रिएट करता है, मतलब लिविंग भी है और नॉन लिविंग भी है, एक बीच का लिंक क्रिएट करता है। जब ये एक होस्ट सेल में एंटर करता है तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म हो जाता है। मतलब अगर ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर है तब ये वायरस लिविंग है, लेकिन अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर है तब वायरस नॉन लिविंग की तरह बिहेव करेगा। इसमें हम वायरॉइड पढ़ेंगे जो इन्फेक्टियस आरएनए पार्टिकल्स होते हैं जो प्लांट को अफेक्ट करते हैं। फिर लाइकन्स पढ़ते हैं जो फंगी और एल्गे के बीच में म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप का एग्जांपल है, जो पॉल्यूशन इंडिकेटर भी होता है। एनसीईआरटी रीड कर लेते हैं फटाफट। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में विटेकर ने कहीं पे लाइकेंस को मेंशन नहीं किया है, वायरस वायरॉइड प्रायंस को मेंशन नहीं किया है, उसे यहाँ पे अलग से मेंशन किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है। हम लोग सभी कॉमन कोल्ड फ्लू से सफ़र करते हैं, ये सब वायरस की वजह से सफ़र करते हैं। वायरस हमें वायरस इन्फेक्ट कर देता है। वायरस डिड नॉट फाइंड प्लेस इन क्लासिफिकेशन सिंस दे आर नॉट हैव सेल स्ट्रक्चर, ठीक है। ट्रू लिविंग मतलब वायरस को क्लासिफिकेशन में प्लेस नहीं दिया गया क्योंकि ये ट्रू लिविंग नहीं है, ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों की तरह बिहेव करता है, ये ट्रू लिविंग नहीं है, इसीलिए इसको हम क्लासिफिकेशन में पार्ट प्लेस नहीं दिए हैं, ठीक है। वायरस जो है वो नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है डेट आर कैरेक्टर बाय इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। वायरस नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है और इसमें इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है जो लिविंग सेल के बाहर होता है, ठीक है। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। यहाँ पे बोला गया वंस दे इन्फेक्ट अ सेल टेक ओवर द मशीनरी ऑफ होस्ट सेल टू रेप्लिकेट देमसेल्व्स किलिंग द होस्ट, वुड यू कॉल वायरस लिविंग और नॉन लिविंग, ठीक है। वायरस मीन्स वेनोम, वायरस का मतलब क्या होता है, वेनोम और पॉइजनस फ्लूइड। वायरस का मतलब होता है वेनोम और पॉइजनस फ्लूइड। ये जो यहाँ पे है इंफॉर्मेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिमरिटी लेवेंस्की ने 1892 में एक कुछ माइक्रोब्स को रिकॉग्नाइज किया था एज कैजुअल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जिसको मोज़ेइक डिसीज ऑफ टोबैको बोला था, टोबैको का मोज़ेइक डिसीज बोला था, ठीक है। टोबैको का मोज़ेइक डिसीज बोला था। यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है ऊपर, मोज़ेइक डिसीज, टोबैको मोज़ेइक डिसीज वायरस टीएमवी, जिसमें यहाँ पे एक कैप्सिड है और ये यहाँ पे आरएनए पार्टिकल्स है, ठीक है। तो सबसे पहले डिमरिटी लेवेंस्की ने कुछ माइक्रोब्स को मोज़ेइक डिसीज ऑफ टोबैको बताया था। उस माइक्रोब से भी छोटा जो है वो स्मॉलर देन बैक्टीरिया था, वो जो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से पास हो जाता था। मतलब डिमरिटी लेवेंस्की ने कुछ ऐसे माइक्रोब्स को रिकॉग्नाइज किया जिसको मोज़ेइक डिसीज ऑफ टोबैको बोला, जो बैक्टीरिया से भी छोटा था, बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर को भी पास करके निकल जाता था। नेक्स्ट जो थे ये डिमरिटी लेवेंस्की ने फर्स्ट दिया, फिर सेकंड जो है वो बिजर्निक आए। बिजर्निक ने 1898 में इन्फेक्टेड प्लांट्स ऑफ टोबैको could cause infection in healthy plants named new pathogen called virus। बिजर्निक ने बताया जो टोबैको को जो इन्फेक्टेड प्लांट्स मतलब टोबैको जो इन्फेक्टेड प्लांट को इन्फेक्ट कर रहा है उसको उस पैथोजन को एक नया नाम दिया वायरस, जिसको उन्होंने कहा कॉन्टेजियम विवम फ्लूइडम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉन्टेजियम विवम फ्लूइडम, ठीक है। ये कॉन्टेजियम विवम फ्लूइडम बिजर्निक ने दिया। डिमरिटी लेवेंस्की ने टोबैको मोज़ेइक डिजीज दिया, ठीक है। बिजर्निक ने कॉन्टेजियम विवम फ्लूइडम दिया। फिर थर्ड जो है वो स्टैनली आए। स्टैनली ने बोला कि वायरस जो होता है क्रिस्टलाइज्ड क्रिस्टल होता है प्रोटीन का। स्टैनली ने क्या बोला कि वायरस एक क्रिस्टलाइज्ड होता है, प्रोटीन का क्रिस्टल्स होता है उसमें, ये बाहर से इनर्ट होता है और ये ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो वायरस में जेनेटिक मटेरियल होता है, ये या तो आरएनए होगा या तो डीएनए होगा। आरएनए डीएनए एक साथ नहीं होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि
वायरस में कौन सा जेनेटिक मटेरियल होता है, तो या तो आरएनए होगा या तो डीएनए होगा। कभी भी वायरस में आरएनए डीएनए दोनों नहीं हो सकता। वायरस जो है न्यूक्लियो प्रोटीन है एंड द जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्टियस। वायरस जो है न्यूक्लियो प्रोटीन है, प्रोटीन का क्रिस्टल होता है उसमें, और जेनेटिक मटेरियल जो होता है इन्फेक्टियस होता है, किसी भी हेल्दी प्लांट को या एनिमल को इन्फेक्ट कर सकता है इजीली। इन जनरल वायरस जो होता है वो प्लांट को इन्फेक्ट करता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। मतलब अगर कोई वायरस प्लांट को इन्फेक्ट कर रहा है तो उसमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए प्लांट को इन्फेक्ट करेगा, और या तो सिंगल या तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इन एनिमल्स को इन्फेक्ट करेगा। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए प्लांट को इन्फेक्ट करेगा, सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एनिमल्स को इन्फेक्ट करेगा। बैक्टीरियल वायरस और बैक्टीरियोफेज जो है ये जो होते हैं डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस होते हैं। डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस कौन सा होता है? बैक्टीरियल वायरस और बैक्टीरियोफेज। और डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस किसको इन्फेक्ट करता है? एनिमल्स को इन्फेक्ट करता है। ठीक है, इसमें जो प्रोटीन कोट होता है उसको कैप्सिड बोलते हैं। जो प्रोटीन कोट होता है उसी को कैप्सिड बोलते हैं, जो छोटे छोटे सब यूनिट से बनता है, कैप्सोमर से बनता है, जो न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करता है। कैप्सोमर जो होता है अरेंज होता है हेलिकल और पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म्स में। ठीक है, वायरस जो होता है वो डिजीज कॉज करता है, मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्ब्स, इन्फ्लुएंजा, एड्स भी HIV वायरस कॉज करता है। प्लांट्स में जो होता है मोजाइक फॉर्मेशन हो जाता है, लीफ रोलिंग हो जाता है, कर्लिंग हो जाता है, येलोइंग हो जाता है, वेन क्लियरिंग हो जाता है, ड्वार्फिंग हो जाता है, स्टंटेड ग्रोथ होता है। ये सब जो है वो डिजीज है प्लांट और एनिमल्स का। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ टर्म्स है वायरॉइड। 1971 में डाइनर ने न्यू इन्फेक्टियस एजेंट को डिस्कवर किया जो वायरस से भी छोटा था। वायरस से भी छोटा वायरॉइड है। बैक्टीरिया से भी छोटा कौन था? बैक्टीरिया से भी छोटा था टोबैको मोज़ेक डिजीज, जो डिमिट्री लेमंस्की ने दिया था। ठीक है, और वायरस से भी छोटा कौन है? वायरॉइड। ये कौन बताया? डाइनर ने बताया। ये कौन सा बीमारी कॉज करता है? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। ठीक है, इसमें जो होता है फ्री आरएनए होता है, प्रोटीन कोट नहीं होता है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्री आरएनए होता है, प्रोटीन कोट नहीं होता है। वायरॉइड में प्रोटीन नहीं होता है, आरएनए होता है। ये वायरस में पाया जाता है, इसको वायरॉइड बोला गया है। इसका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है लो होता है। ठीक है, प्रायम्स की बात करें तो प्रायम्स में जो होता है ये न्यूरोलॉजिकल डिसीज कॉज करता है, जो एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होता है इसमें। ठीक है, प्रायन्स, पी फॉर प्रोटीन याद रखना। प्रायन में प्रोटीन होगा, वायरॉइड में प्रोटीन नहीं होगा। जो एजेंट होगा वो सिमिलर इन साइज टू वायरस होगा, वायरस के ही सिमिलर साइज के होगा। वायरस से छोटा वायरॉइड होता है, वायरस के सिमिलर प्रायन्स होता है। ये जो एजेंट होते हैं उनको प्रायन्स बोलते हैं। ये मोस्ट नोटेबल डिसीज जो यहाँ पे कोज होता है प्रायन्स, बोविन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी, BSE डिसीज कॉज करता है, जिसको कॉमनली मैड काउ डिसीज कैटल में बोलते हैं, और CR जैकब डिसीज ह्यूमंस में बोलते हैं। ठीक है, ये जो है प्रायम्स कॉज करता है। नेक्स्ट जो है लाइकेंस है। लाइकेन जो है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन फॉर्म करता है एल्गे और फंगी के बीच में। एल्गे और फंगी के बीच में लाइकेन होता है। एल्गल कंपोनेंट जो होता है जो फाइकोबायंट होता है, फंगल कंपोनेंट माइकोबायंट होता है। एल्गल कंपोनेंट फाइकोबायंट, फंगल कंपोनेंट माइकोबायंट। ये जो होता है ऑटोट्रॉफिक हेट्रोट्रॉफिक होता है। एल्गे प्रिपेयर करता है फंगी के लिए फूड। एल्गे फंगी के लिए खाना बनाता है, और फंगी जो होता है एल्गे को शेल्टर देता है और मिनरल न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। तो इसका एसोसिएशन जो है वो लाइकेन होता है। लाइकेन लाइकेन जो होता है वो गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर है। मतलब ये कभी भी पॉल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं करेगा। जहाँ लाइकेन्स होगा समझ जाना वहाँ पॉल्यूशन नहीं है।
तो ये था आज का टॉपिक। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे पहले भी लिविंग वर्ल्ड मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, और ये सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट चैप्टर की नोटिफिकेशन ज़रूर आपको आप तक पहुँचे सबसे पहले। और लिविंग वर्ल्ड का एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन मैंने स्टार्ट कर दिया है, वो मेरे चैनल पे अपलोड हो चुकी है। प्लीज़ वहाँ जाके प्रैक्टिस सेशन कीजिए, क्वेश्चन लगाइए, एनालाइज कीजिए अपने मिस्टेक्स को, अपने नीट की जर्नी को और अच्छे से इम्प्रूव कीजिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज। थैंक यू।